ओके जी, हमने यहाँ तक किया था। कुछ बातें यहाँ आपको बताती थी, यहीं से स्टार्ट ले लेते हैं। बेसिकली REFS आपका नया फाइल सिस्टम है जो ज़्यादा रेजिलियंट है। इसमें सेल्फ हीलिंग की ऑप्शन है, ये खुद से चीज़ों को रिपेयर कर देता है। ठीक है, फाइल की इंटेग्रिटी चेक करता रहता है। ठीक है, और जो यूज़र का डाटा है उसको भी प्रॉपर रखता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम रेजिलियंट फाइल सिस्टम कहते हैं, क्योंकि रेजिलियंसी इज अ मेजर ऑफ सेल्फ हीलिंग। ठीक है, और फिर इसमें यानी क्लस्टर साइज भी बड़ा है। एक पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, डाटा स्क्रबिंग फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लेटेंट डिस्क एरर्स। होता यह है कि जब आपके स्टोरेज में इंटेग्रिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं और फाइल जो है उसके इश्यूज होते हैं, तो फाइल सिस्टम उससे करेक्ट करता है। बेसिकली रेजिलिएंट फाइल सिस्टम जो करेक्टेबल एरर्स हैं उनको एक्यूमुलेट नहीं होने देता, उन्हें जमा नहीं होने देता। ठीक है, जो करेक्टेबल एरर्स होते हैं उनको फौरी तौर पे करेक्ट कर देता है। ठीक है, तो वो एक्यूमुलेट नहीं होते, यानी काम जमा नहीं होने देता। ठीक है, तो इस लिहाज से ये फाइल सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। रेजिलियंसी टू करप्शंस विद रिकवरी, खुद से रिकवरी करता रहता है। शेयर्ड स्टोरेज पूल्स अक्रॉस मशीन्स। ठीक है, स्टोरेज पूल्स को भी सपोर्ट करता है। स्टोरेज पूल्स पे पूरा एक लेसन है जो हमने आज करना है। तो बेसिकली रेजिलियंट फाइल सिस्टम आपकी फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज होंगी जिनमें ये आपका फाइल सिस्टम बड़ी हेल्प करेगा। 2012 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है, इसी में हम इसे यूज करते हैं। ओके जी, व्हाट आर माउंट पॉइंट्स एंड लिंक्स? माउंट पॉइंट्स एंड लिंक्स आर बेसिकली शॉर्टकट्स। ठीक है, माउंट पॉइंट्स आप कह लें, इस माउंट पॉइंट्स में शॉर्टकट के अलावा भी रेफरेंस भी है। आपके पास जो ड्राइव लेटर्स होते हैं, किसी भी ड्राइव को अगर आप यूज करना चाहें तो आपके पास ड्राइव लेटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ड्राइव लेटर जाहिर है 26 हैं। अगर 26 ड्राइव्स खत्म हो जाएं, 26 ड्राइव लेटर आप यूज कर लें, तो फिर उसके बाद जो ड्राइव्स होंगी उनका तो कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं होगा ना। और बगैर रेफरेंस पॉइंट के वो ड्राइव एक्सप्लोरर में नजर नहीं आती, बन जाएगी। आप विदाउट ड्राइव लेटर पार्टीशन बना सकते हैं, उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, लेकिन वो यूज नहीं हो सकेगी जब तक उस पर रेफरेंस पॉइंट नहीं आ जाता। तो बेसिकली माउंट पॉइंट्स जो है वो आपकी हेल्प करते हैं कि इसमें आप इंस्टेड ऑफ असाइनिंग ए ड्राइव लेटर आप उसे माउंट पॉइंट देते हैं। माउंट पॉइंट का मतलब है पाथ, उसको पाथ दे देते हैं। ठीक है, लाइक मेरे पास डी में एक फोल्डर पड़ा हुआ है ABC, वो फोल्डर जो है एम्प्टी होना चाहिए और वो फोल्डर NTFS पे होना चाहिए। तो डी ड्राइव मेरी NTFS है। अब मैं एक और नई पार्टीशन बनाता हूँ और मेरे पास ड्राइव लेटर नहीं है, तो मैं उसे पाथ दे देता हूँ D:\ABC। तो अब उस ड्राइव की जगह आपको पाथ नजर आना शुरू हो जाएगा। लाइक मेरे पास में बनी हुई होंगी पार्टीशन, मैं किसी एक पे आपको करके दिखा देता हूँ। डिस्क मैनेजमेंट ओपन कर लें। लाइक ये मेरे पास ड्राइव्स हैं, इधर से थोड़ी सी स्पेस श्रिंक कर लें। मैं 1000 MB कर लें। ये 1000 MB मैं श्रिंक कर रहा हूँ, ये बाहर निकल आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर पार्टीशन बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 100 MB की एक पार्टीशन बना दो, तो ड्राइव लेटर देना जरूरी नहीं, मैं से कहता हूँ डू नॉट असाइन अ ड्राइव लेटर और अ पाथ। ठीक है, ये अब आपके सामने यहाँ ड्राइव बन जाएगी विदाउट ड्राइव लेटर। क्योंकि इस पर ड्राइव लेटर नहीं है, फॉर्मेट भी कर दें बेशक, क्योंकि इस पर ड्राइव लेटर नहीं है इसलिए ये किधर गई, ड्राइव लेटर असाइन कर दिया, कोई नहीं। चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ करें, रिमूव कर दें। अच्छा जी, एक और बना लेते हैं। उसको मना भी किया था फिर भी इसने असाइन कर दिया। 100 MB, डू नॉट असाइन अ ड्राइव लेटर एंड अ पाथ। ठीक है, ये अब आपके सामने है कि ये ड्राइव जो है ये बनी हुई है, लेकिन इस पर ड्राइव लेटर नहीं है। क्योंकि ड्राइव लेटर नहीं है इसलिए ये एक्सप्लोरर में नजर नहीं आएगी। ठीक है, ये आपके सामने है। यहाँ अभी मेरे पास
सिर्फ सी ड्राइव आ रही है, उस पर से भी खत्म हो गया, पता नहीं कैसे आ गया था, ये आपके सामने ड्राइव लेटर नहीं है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ड्राइव लेटर्स हैं ही नहीं, खत्म हो चुके हैं, तमाम 26 ड्राइव लेटर्स मैं यूज कर चुका हूं, तो मैं यहाँ एक फोल्डर बनाता हूं, उसका नाम रख देता हूं ड्राइव। ठीक है, अब ये रिफ्रेश करें, ये आप देखेंगे ड्राइव फोल्डर की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसे असाइन कर दूं ड्राइव, तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी चेंज हो जाएगी। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूं, मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूं, मैं कहता हूं चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स। अब इंस्टेड ऑफ असाइनिंग अ ड्राइव लेटर, मैं यहाँ कहता हूं माउंट इन द फॉलोइंग एम्प्टी एनटीएफएस फोल्डर, यानी जिस फोल्डर में आप उसे माउंट कर रहे हैं वो एम्प्टी हो, खाली होना चाहिए और एनटीएफएस पे पड़ा होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ ड्राइव्स, ओके करता हूँ। अब क्या होगा, ये जनाब इसे माउंट पॉइंट असाइन हो गया, और अगर आप इधर जाएं तो अब आपको सी ड्राइव में एक डिफरेंट चीज बनी हुई नजर आएगी, ये आपके सामने। इसे मैं डबल क्लिक करूं तो मैं उस ड्राइव के अंदर चला गया। ठीक है, तो बेसिकली ये रेफरेंस पॉइंट है, अगर किसी वजह से फॉर एग्जांपल सी ड्राइव को कुछ होता है तो आपका वो रेफरेंस पॉइंट जाया होगा, उस पर पड़े हुए डाटा को कुछ नहीं होगा, क्योंकि डाटा तो फिजिकली हार्ड डिस्क के उस पोर्शन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली माउंट की ऑप्शन कोई नई नहीं है, ये 2000 में इंट्रोड्यूस हुई थी, विंडोज 2000 में। तो विद माउंट्स अब आपके पास यू मे हैव मोर देन 26 ड्राइव्स। ठीक है, देख लें क्या कहता है। A mount point is a reference to a location on disk that enables Windows operating system to access to disk resources. Use volume mount points, the mount volumes or disks as folders instead of using drive letter. ठीक है, वो कहता है ड्राइव लेटर्स की जगह आप माउंट पॉइंट्स यूज कर लें when you do not have drive letters available for creating new volumes. ठीक है, आपके पास ड्राइव लेटर अवेलेबल नहीं है। To add disk space without changing the folder structure, जाहिर है आप डिस्क स्पेस अगर ऐड करेंगे तो फोल्डर का स्ट्रक्चर भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह लिंक्स हैं, लिंक फाइल कंटेन्स अ रेफरेंस टू अनदर फाइल और डायरेक्टरी। ठीक है, ये भी सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट है। दो तरह के लिंक होते हैं, सिंबॉलिक फाइल लिंक और सॉफ्ट लिंक, और सिंबॉलिक डायरेक्टरी लिंक और डायरेक्टरी जंक्शंस। लिंक शॉर्टकट है, बहरहाल ये जो डायरेक्टरी जंक्शंस है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे अगर देखा जाए तो बातें ज्यादा हैं। बेसिकली ये जंक्शंस जो हैं ये टेम्परेरी लोकेशंस होती हैं जिनको एप्लीकेशन यूज करते हुए डाटा राइट कर रही होती है। कभी अगर आप DIR करें तो अगर मैं यहाँ पे करूं DIR/A, तो इसमें आपको ना कुछ जंक्शंस नजर आएंगे, लाइक ये देखें, ये इसने क्या कहा है, ये जंक्शन है। ठीक है, जंक्शन जो है वो टेम्परेरी लोकेशन होती है जहां पे एप्लीकेशन जिसे यूज कर रही होती है, और एप्लीकेशन ये जंक्शन पॉइंट्स बनाती जाती है। ठीक है, ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है। ठीक है, तो ये सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट है, ये आप खुद भी बना सकते हैं। ये देखें इसने यहाँ, ये मैंने खुद कमांड्स लिख दी हैं ताकि आपकी वो स्लाइड्स में आ जाए, रिकॉर्डिंग में आ जाए। एक्चुअल जो स्लाइड है उसमें नहीं थी। क्रिएट अ माउंट पॉइंट, ये हमने देख लिया। क्रिएट अ डायरेक्टरी जंक्शन फॉर अ फोल्डर, ये कमांड है जिससे आप डायरेक्टरी जंक्शन बनाएंगे। mklink/j, ये आपने नाम दिया है, और ये कोई कस्टम एप्लीकेशन है, जो भी एप्लीकेशन है, अब वो इस नेम से भी वो एप्लीकेशन रेफरेंस हो जाएगी, एक्सेस हो जाएगी। इसी तरह क्रिएट अ हार्ड लिंक फॉर अ फाइल, ये फाइल के लिए बनता है। mklink/h, ये आपने पाथ दिया और ये नई क्रिएट कर देगा, और एक्चुअल जो आपकी एप्लीकेशन है वो ये पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी आपको शायद ही कभी लिंक्स बनाने पड़े, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि लिंक जो बन रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बना रहा है और किस लिए यूज कर रहा है। ओके जी, एक्सटेंडिंग एंड श्रिंकिंग वॉल्यूम्स। श्रिंक की ऑप्शन विंडोज 2008 में इंट्रोड्यूस हुई थी। एक्सटेंड की ऑप्शन बहुत पुरानी है, एनटीएफएस का फीचर है। आप पार्टीशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब है आप उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो बढ़ा रहे हैं, उसमें स्पेस ऐड कर रहे हैं। श्रिंक का मतलब है उसकी बाउंड्रीज कम कर रहे हैं, उसमें से स्पेस बाहर निकाल रहे हैं। You can resize NTFS volumes for the Windows operating system beginning with Windows Vista and Windows Server 2008. ये जो इसने लिखा है ना, beginning with Windows Vista and Windows Server 2008, ये बेसिकली श्रिंकिंग के रेफरेंस से। एक्सटेंड जो है वो बहुत पुरानी ऑप्शन है। When you want to resize a disk, consider the following. You can extend or shrink NTFS volume. आप सिर्फ NTFS को एक्सटेंड या श्रिंक कर सकते हैं। फैट पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है।
REFS वॉल्यूम्स कैन ओनली बी एक्सटेंडेड, REFS के वॉल्यूम्स को आप श्रिंक नहीं कर सकते, सिर्फ एक्सटेंड कर सकते हैं। फैट 32 एक्स फैट कैन नॉट बी रीसाइज, ठीक है, जो फैट है उस पर रीसाइजिंग की ऑप्शन नहीं है। यू कैन श्रिंक अ वॉल्यूम ओनली अप टू इमूवेबल फाइल्स, बेसिकली जब आप श्रिंक करते हैं ना तो वो देखता है कि अंदर पूरा कंटीजियस उसे जो ब्लॉक है वो कहां मिल रहा है, और वो कैलकुलेट करके आपको बताता है। जिस तरह आपने भी देखा, मैंने श्रिंक किया था, मुझे 1000 MB स्पेस निकालनी थी, तो मैंने जब श्रिंक की रिक्वेस्ट की तो उसने पहले कैलकुलेट किया और मुझे बताया कि कितनी स्पेस में श्रिंक कर सकता हूं। देन मैंने स्पेसिफाई कर दिया 1000 MB, उसने 1000 MB श्रिंक कर दिया। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास वैसे फ्री स्पेस तो बहुत ज्यादा नजर आ रही हो, लेकिन श्रिंक में उतनी स्पेस वो ना दे, ठीक है। जब आप रिक्वेस्ट करें श्रिंक की, आपके पास जो स्पेस फ्री स्पेस पड़ी हो वो लाइक पड़ी हुई हो 10 GB, लेकिन इट इज पॉसिबल कि वो आपको कहे कि जो श्रिंक इसमें से हो सकती है वो सिर्फ 2 GB है, ठीक है। क्योंकि श्रिंक करते हुए उसे ये देखना पड़ता है कि पूरा एक जो ब्लॉक है, कंटीजियस ब्लॉक, वो कहां पे अवेलेबल है, उसकी बेसिस पे ये श्रिंक करता है। बैड क्लस्टर्स ऑन अ डिस्क विल प्रिवेंट यू फ्रॉम श्रिंकिंग अ वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपकी हार्ड डिस्क पे आपके पार्टीशन में बैड क्लस्टर्स हैं तो वो भी श्रिंकिंग को प्रिवेंट करेंगे, या आपकी पार्टीशन बहुत ज्यादा अगर फ्रेगमेंटेड है तो उससे भी श्रिंक जो है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जो क्लस्टर लिखा हुआ आता है ना, क्लस्टर का मतलब होता है एलोकेशन टेबल। बल्कि मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप हार्ड डिस्क को देखें तो लाइक मैं खोल लेता हूं, विंडोज डायरेक्टरी खोल लेता हूं। आपके पास एक होता है साइज और एक होता है साइज ऑन डिस्क। अगर आप कभी गौर से देखें, जैसे ही अब आपको नजर आ रही है फाइल, इसका साइज है 70 KB। इसका साइज ऑन डिस्क पता क्या होगा? साइज ऑन डिस्क इसका होगा 72 KB। प्रॉपर्टीज में जाके देख लें, ये देखें जी, साइज इसका है 69.7 KB, अप्रोक्सीमेटली 70 KB, लेकिन साइज ऑन डिस्क क्या है? 72 KB। इसी तरह ये आप देखें, इसका जो साइज है वो 15 KB है, साइज ऑन डिस्क होगा 16 KB। ये देखें 16 KB है, ठीक है। और इसे देख लें, इसका साइज है 2 KB, साइज ऑन डिस्क होगा 4 KB, ठीक है। ये देख लें, इसका साइज ऑन डिस्क होगा 96 KB, ठीक है। तो ये चक्कर क्या है? चक्कर जनाब ये है कि आप जब किसी फाइल को सेव करते हैं ना तो वो पूरा क्लस्टर लेती है। क्लस्टर और एलोकेशन यूनिट एक ही चीज है। जब आप पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो वो फॉर्मेट के वक्त कहता है ना कि इसका क्लस्टर क्या रखना है। ये देखें, मैं इसे फॉर्मेट करता हूं तो ये मुझे कह रहा है एलोकेशन यूनिट। एलोकेशन यूनिट और क्लस्टर एक ही बात है। डिफॉल्ट पे किया हुआ तो डिफॉल्ट में इसका एलोकेशन यूनिट होगा 4K। ओके कर दें फॉर्मेट, ड्राइव लेटर दे दें। चलें ड्राइव लेटर हो जाने दें फॉर्मेट, अब दें ड्राइव लेटर। ये जनाब मैंने ड्राइव लेटर इसे दे दिया ई। अब अगर आप ई पे जाके देखें, मैं ई पे, ये आपके पास ई ड्राइव है, मैं यहाँ एक फाइल बनाता हूँ। ये मैंने जनाब फाइल बनाई, खोला इसमें, ये जनाब इसमें मैंने लिख दिया, ठीक है। अब जाहिर है इसका एक सर्टेन साइज होगा, जो भी होगा फ्यू बाइट्स। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज जाके देखूं तो ये देखें, अब आपके सामने साइज आ रहा है 1 KB, लेकिन साइज ऑन डिस्क क्या होगा? 4 KB। ये आपके सामने साइज ऑन डिस्क 4 KB। तो जब आप किसी फाइल को सेव करते हैं ना तो 4K के ब्लॉक्स में सेव होती है। अगर उसका साइज है 3 KB तो ब्लॉक वो लेगी 4 KB। अगर उसका साइज है 5 KB तो जाहिर है वो अगले ब्लॉक में चली जाएगी, तो साइज ऑन डिस्क हो जाएगा 8 KB। अगर उसका साइज है 11 KB तो साइज ऑन डिस्क हो जाएगा 12 KB, ठीक है। साइज ऑन डिस्क में पूरा क्लस्टर शामिल होता है, तो इसी क्लस्टर को हम एलोकेशन यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। ये बात उसने बेसिकली स्लाइड में की है, प्रीवियस स्लाइड में, कि बैड क्लस्टर्स, अगर आपके क्लस्टर बैड हो तो जाहिर है फिर वो क्लस्टर यानी पूरा 4K का ब्लॉक खराब हो गया, तो उससे जो आपकी श्रिंकिंग है वो भी अफेक्ट होगी। अच्छा जी, इसके बाद आपका लेसन है इंप्लीमेंटिंग स्टोरेज स्पेसेस। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द स्टोरेज स्पेस फीचर। देन हम वर्चुअल डिस्क बनाएंगे, एडवांस मैनेजमेंट ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लें व्हाट इज अ स्टोरेज स्पेस। ये जनाब स्टोरेज स्पेस है। यूज स्टोरेज स्पेस टू ऐड फिजिकल डिस्क ऑफ एनी टाइप एंड साइज टू अ स्टोरेज पूल एंड देन क्रिएट हाईली अवेलेबल वर्चुअल डिस्क फ्रॉम द स्टोरेज पूल। ये इसने करेक्टरिस्टिक लिखा है। माइक्रोसॉफ्ट की स्लाइड्स का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि कोर आइडिया पहले नहीं देते।
बाकी भी पढ़ लें, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये है क्या स्टोरेज स्पेस। टू क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क यू नीड द फॉलोइंग: वन और मोर फिजिकल डिस्क, स्टोरेज पूल दैट इंक्लूड्स द डिस्क। ठीक है, लेकिन दो चीजें यहां डिस्कस कर रहा है वो, एक कर रहा है स्टोरेज स्पेसेस, ठीक है जी, और एक डिस्कस कर रहा है वर्चुअल डिस्क। इन दोनों चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है। स्टोरेज स्पेसेस क्या है, वर्चुअल डिस्क क्या है। वो कहता है टू क्रिएट अ वर्चुअल डिस्क यू नीड द फॉलोइंग: वन और मोर फिजिकल डिस्क, आपके पास फिजिकल डिस्क हो, स्टोरेज पूल दैट इंक्लूड द डिस्क, स्टोरेज पूल जो है वो कलेक्शन ऑफ डिस्क होता है, मिला के डिस्क को मिला के बनता है, वो कहता है वो हो आपके पास। वर्चुअल ड्राइव्स दैट आर क्रिएटेड विद डिस्क फ्रॉम द स्टोरेज पूल, वर्चुअल ड्राइव्स हो, और देन डिस्क ड्राइव्स दैट आर बेस्ड ऑन वर्चुअल ड्राइव्स। सारी बातें मुश्किल कर दी हैं। Virtual drives are not VHDs, they should be considered a drive and disk manager. इनको डिस्क के तौर पर ट्रीट किया जाता है। आप समझें सही है क्या। बेसिकली अगर आप स्टोरेज को हैंडल करना चाहें तो या तो कंपनी सैन लगाती है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, और या फिर ये होता है कि आपकी जो डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है उसी को यूज कर लिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने ये जो फीचर दिया है स्टोरेज स्पेसेस का वो ये है कि आपके पास मल्टीपल जो ड्राइव्स लगी हुई हैं उन सब की स्पेस उठा के एक पूल बना दिया जिसमें सारी स्पेसेस शामिल हो। ठीक है, यानी आपका कंसर्न ही ना हो कि अंडरलेइंग आर्किटेक्चर क्या है, कितनी हार्ड डिस्क लगी हुई है। आपको पता हो मेरे पास जो स्टोरेज स्पेसेस हैं वो लाइक 100 टेराबाइट है। अब वो 100 टेराबाइट स्कैटर्ड हुआ है बेशक डिफरेंट डिफरेंट डिस्क पे। उस 100 टेराबाइट में से आप लाइक 1 टेराबाइट ले लेते हैं, ठीक है, और उस 1 टेराबाइट की एक वर्चुअल डिस्क बना देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि वो सैन की तरह सारी स्पेस को पूल में ऐड कर देता है एंड देन आप उसे अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर लें। करना क्या पड़ता है इसके लिए, फिजिकल डिस्क अटैच करें, स्टोरेज पूल बनाएं और देन उस स्टोरेज पूल को यूज करते हुए वर्चुअल डिस्क बना लें। ठीक है, वंस वर्चुअल डिस्क बन गई तो वो आपको पूरी डिस्क ड्राइव के तौर पे ही डिस्प्ले होगी। ठीक है जी, ये जब आप बनाते हैं ना, ये मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखाता हूं तो उसमें आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। लेआउट इसका होता है जिसमें आप बताते हैं सिंपल है या 2 वे 3 वे मिरर है। 3 वे मिरर का मतलब होता है कि वो डाटा की 3-3 कॉपीज बना देगा। पैरिटी भी रख सकते हैं आप, फॉल्ट टॉलरेंट हो जाएगी। सेक्टर साइज आप 512 दे सकते हैं और 512 ई दे सकते हैं। 512 का मतलब है कि बस 512 बाइट्स हो गया। 512 ई का मतलब है कि इसका जो एक्चुअल साइज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, अबाउट 4000 समथिंग होगा, लेकिन वो इसको यूज इसी तरह करेगा कि जो एप्लीकेशन को जो रिपोर्ट होगा वो 512 ही होगा, ताकि किसी किस्म की कह लें कि इंटेग्रिटी इश्यूज ना आए। ठीक है, तो वो नजर 512 आ रहा होगा लेकिन एक्चुअली उसने जो सेक्टर साइज है वो बड़ा रखा होगा। ड्राइव एलोकेशन में ऑटोमेटिक है, हॉट स्पेयर है। ये क्या है, जब आप कोई हार्ड डिस्क ऐड करते हैं उस स्टोरेज में वर्चुअल डिस्क के अंदर, तो अब आपके पास चॉइस होती है, आप ऑटोमेटिक कर दें तो सिस्टम अपनी नीड के मुताबिक उसको वर्चुअल डिस्क में यूज कर लेगा। अगर आप हॉट स्पेयर कर दें तो वो उसे स्टैंड बाय पे रखेगा। अगर डिस्क में से किसी डिस्क पे प्रॉब्लम आता है तो तब उसे यूज करेगा, अदरवाइज वो स्टैंड बाय में पड़ी रहेगी। इसी तरह प्रोविजनिंग स्कीम्स हैं, थिन है, फिक्स्ड प्रोविजनिंग है। थिन में अगेन आप सिस्टम पे छोड़ देते हैं, फिक्स प्रोविजनिंग में आप खुद बताते हैं कि इस हार्ड डिस्क को किस तरह यूज करना है। मैं भी बना के दिखाता हूं तो आपको और क्लियर होगा। आ जाए, पहले बना लेते हैं हम जनाब। आ जाते हैं सर्वर मैनेजर में, आ जाएं। सर्वर मैनेजर में आप क्लिक करें फायर एंड स्टोरेज सर्विसेज पे। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, स्टोरेज पूल। इस वक्त शायद बनाने ना दे, कोई नहीं, डिस्क ऐड कर लेते। ये यहां से आप न्यू स्टोरेज पूल करते हैं, ब्लैंक पेज आएगा। फिलहाल ब्लैंक पेज आने की बड़ी सिंपल सी रीजन है कि आपके पास इस वक्त कोई वो है ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास डिस्क जो है 0, ये थी तो यूज कर लेनी चाहिए थी ये। चलें एक डिस्क ऐड कर लेते हैं ताकि इसे कोई सेटिंग्स में जाएं और यहां पे एक डिस्क ऐड कर लें।
लाइक मैं इसे डिस्क दे देता हूँ 5 GB की एक डिस्क दे देता हूँ, सफिशिएंट है 5 GB। अब इस डिस्क को आपको डिस्क मैनेजमेंट में इनिशियलाइज भी करना है, तो हम डिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं, इसको ऑनलाइन करते हैं, ठीक है, और इसे इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, अब देखें इसे कि इसे स्टोरेज पूल में एतराज तो नहीं होता है। न्यू स्टोरेज पूल, रिफ्रेश करें, ये भी रिफ्रेश हो रहा है, ये जी आ गई है। ओके, अब स्टोरेज पूल में आए और अब इसे बना लेनी चाहिए। यस, आ गई है हमारे पास। मैं जनाब यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट, ये मेरे पास डिस्क है, नेक्स्ट करता हूँ। ये फिजिकल डिस्क मैंने सेलेक्ट कर दी, इसको पूल में ऐड कर दिया, आपके सामने ऑटोमेटिक हॉट स्पेयर, ठीक है, तो ऑटोमेटिक पे ही रखें। ये जनाब सारी प्रॉपर्टीज की आ गई, क्रिएट पे क्लिक करें, ये जनाब इसने बना दी। अब आप इसको यूज करते हुए वर्चुअल डिस्क बना सकते हैं। मैं यहां जाता हूं और इसे कहता हूं वर्चुअल डिस्क बनाए, पहले ही ऐड कर लिया इसने। ये जनाब न्यू वर्चुअल डिस्क करें, वो फिजिकल डिस्क थी। नेक्स्ट करें, यहां पे वो ऑप्शंस आपको देगा, जो मिरर की ऑप्शन थी, मैं इसे कहता हूं VD1। जी, लेआउट में क्या करना है, सिंपल रखना है, मिरर रखना है, पैरिटी रखना है, ठीक है। अगर आप मिरर करते हैं तो फिर वो आपसे 2 वे और 3 वे भी पूछेगा। अच्छा जी, ठीक है, सिंपल ही रखें क्योंकि डिस्क एक है ना। नहीं, सिंपल तो बनाना चाहिए। नेक्स्ट करें, सिंपल तो, हाँ सिंपल में कोई इशू नहीं। मिरर अगर आप करते हैं तो मिरर में उसे इशू होगा क्योंकि सिंगल डिस्क है, ठीक है, सिंपल बनाने देगा। ओके जी, ये देखें प्रोविजनिंग टाइप थिन, द वॉल्यूम यूजेस स्पेसेस फ्रॉम द स्टोरेज पूल एज नीडेड, ठीक है, ये सिस्टम पे छोड़ दिया। अगर आप फिक्स करते हैं तो आप खुद से बता देंगे द वॉल्यूम यूजेस स्पेसेस फ्रॉम द स्टोरेज पूल इक्वल टू द वॉल्यूम साइज। ओके जी, स्पेसिफाई करें साइज, क्योंकि आपने फिक्स प्रोविजनिंग की है, मैं 1000 कर देता हूं, क्रिएट कर दें। ये जनाब अब एक वर्चुअल डिस्क बना दें, ठीक है, क्लोज करें। एक इसने मैसेज दिया, द स्पेसिफाइड वर्चुअल डिस्क साइज इज टू लार्ज, क्रिएटिंग द लार्जेस्ट डिस्क, ठीक है, उसने वार्निंग दी है, कुछ नहीं होता। ये इसने एक वर्चुअल डिस्क बना दी। अब इसको यूज करते हुए वॉल्यूम बना दें, ठीक है, ये ड्राइव लेटर आ गया, फाइल सिस्टम, तो बेसिकली एक तरीका ये होता है कि आप जो फिजिकल डिस्क है उसको डायरेक्टली जाके यूज करते हैं, जैसे मैंने डिस्क मैनेजमेंट के थ्रू किया था। एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे जितनी भी आपकी स्पेस है वो सारी आप इंपोर्ट कर लेते हैं स्टोरेज पूल्स में और वहां से आप इसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चॉइसेस आपके पास हैं। जो बड़े फाइल सर्वर्स होते हैं उसमें ये स्टोरेज पूल्स और वर्चुअल डिस्क वाला ऑप्शन यूज होता है। अगर आपका सिंपल डेस्कटॉप सिस्टम है तो उसमें इन चीजों की जरूरत नहीं होती। ओके जी, अब ये एडवांस मैनेजमेंट ऑप्शंस बता रहे फॉर स्टोरेज स्पेसेस। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे। जी जी सर एक क्वेश्चन था सर, अगर हम लोग इसको फिजिकल यूज करते हैं या इस तरह से यूज करते हैं, दोनों में परफॉर्मेंस में कोई फर्क आएगा? देखें, परफॉर्मेंस में तो डिफरेंस है। परफॉर्मेंस आप देखें ना, अगर आपके पास मल्टीपल डिस्क्स हैं तो हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट में तो ऐसा कोई तरीका नहीं है ना, या तो आप उसको डायनेमिक में कन्वर्ट करके और फिर रिडंडेंट वॉल्यूम्स बनाएं, ठीक है। अदरवाइज तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि मेरे पास 10 डिस्क लगी हुई है, मैं उनको मिला के उनको एज अ लीनियर स्टोरेज सामने रखूं और फिर उसमें से स्पेस उठा उठा के यूज करूं। बेसिकली स्टोरेज पूल क्या कहता है
आप देखें ना, वर्ड ही क्या है, स्टोरेज पूल, यानी एक पूल बना हुआ है जिसमें सारी स्टोरेज पड़ी हुई है। आपके 50 हार्ड डिस्क लगी हुई है, उन सबकी स्पेस आपने उठा के डाल दी पूल में। अब आप एज पर योर रिक्वायरमेंट उसमें से स्पेस उठाते जाते हैं और उन्हें यूज करते जाते हैं। आई बिलीव कि इसमें मैनेजेबिलिटी ज्यादा है। जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिलेगी, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए एक्चुअली दूसरे हमारे पास रूटीन्स हैं, लाइक रेट 1 हमने रेट 0 पढ़ा था, या आप मिरर भी बनाए तो उसमें भी आपको रीड ऑपरेशंस में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट मिल जाती है। तो स्टोरेज पूलिंग इज बेसिकली सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट ऑप्शन रादर देन अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, एडवांस मैनेजमेंट ऑप्शंस फॉर स्टोरेज स्पेसेस देख लें। बेसिक मैनेजमेंट फॉर स्टोरेज स्पेसेस अवेलेबल इन विंडोज सर्वर मैनेजर, ये हमने अभी यूज करके देखा। फॉर डिस्क फेलियर डू नॉट यूज चेक डिस्क और स्कैन डिस्क। ठीक है, क्योंकि चेक डिस्क और स्कैन डिस्क जो है ना फिजिकल डिस्क पे ऑपरेट करते हैं। वो कहता है रिमूव द ड्राइव एंड देन ऐड अ न्यू वन। ठीक है, ड्राइव रिमूव करें और नई ड्राइव ऐड कर दें। एडवांस मैनेजमेंट रिक्वायर्स विंडोज पावर शेल, ये विंडोज पावर शेल की आपके पास कमांड्स हैं। गेट स्टोरेज पूल करेंगे तो वो आपको लिस्ट ऑफ स्टोरेज पूल्स दिखा देगा। रिपेयर वर्चुअल डिस्क करेंगे तो वर्चुअल डिस्क को रिपेयर करेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कमांड है कि आप कहते हैं गेट फिजिकल डिस्क। अब खाली अगर आप गेट फिजिकल डिस्क लिखें तो फिर तो सारी जो आपकी डिस्क हैं वो उठा के ला देता है। लाइक मैं यहां पे अगर लिखूं पावर शेल में गेट तो ये फिजिकल डिस्क आपको दिखा देगा। अब फिजिकल डिस्क जो दिखाएगा उनका स्टेटस भी आ रहा है। ठीक है, ये देखें हेल्थ स्टेटस। तो इसी ऑप्शन को उसने यूज किया है। अब आपके पास जब स्टोरेज पूल बना हुआ है तो आपके पास हार्ड डिस्क तो बहुत सारी होंगी, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल में आपको बताया कि आपके पास 50 हार्ड डिस्क हैं फॉर एग्जांपल, वो सारी आपने पूल में यूज की नहीं। ठीक है, तो आप फिर इसमें वेयर की क्लॉज यूज करके वेयर आगे कर्ली ब्रैकेट्स लाएं, $_डॉट, सबसे पहले तो ये लिखते हैं। उसके बाद आप कहते हैं हेल्थ स्टेटस, ये इधर से देख के लिख दें, ये है इक्वल टू। अगर मैं यहां लिखता हूं इक्वल टू और कोट्स में लिख देता हूं HEALTHY, हेल्दी। ठीक है, तो अब ये वो डिस्क उठा लेगा जो हेल्दी है। अब अगर मैं इसे नॉट इक्वल टू कर दूं तो फिर आपके पास वो डिस्क आ जाएंगी ना जो हेल्दी नहीं है। ठीक है, देखिए मेरे पास कोई डिस्क भी ऐसी नहीं है जो हेल्दी ना हो, इसलिए उसने कुछ भी नहीं दिखाया। तो बेसिकली आप ये वेयर क्लॉज के साथ पाइपलाइनिंग करके अपनी मर्जी की चीज भी देख सकते हैं। ये इसने यहाँ की। इसी तरह रीसेट फिजिकल डिस्क है, रिमूव अ फिजिकल डिस्क फ्रॉम अ स्टोरेज पूल, गेट वर्चुअल डिस्क, पाइप साइन, देन गेट फिजिकल डिस्क। ये आपको बता देगा लिस्ट फिजिकल डिस्क यूज फॉर अ वर्चुअल डिस्क। ठीक है, ये देखें हमारे पास एक है, वो आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारी जो डिस्क 1 थी उसको हमने यूज किया था फॉर स्टोरेज पूल, तो वो इसने डिस्प्ले कर दिया। टोटल हमारे पास 2 डिस्क थी, लेकिन जिस डिस्क को हमने इंपोर्ट किया है स्टोरेज पूल में वो डिस्क 1 है, तो वो डिस्प्ले कर रहा है। ओके जी, ये बात भी हो गई। ये आपका यूनिट आई थिंक कंप्लीट हो गया है। स्टोरेज पूल भी हमने बना के देख लिया, वर्चुअल डिस्क एंड वॉल्यूम भी बना के देख लिया। ठीक है, ये लैब सिनेरियो आप पढ़ेंगे फिर हम डिस्कस कर लेंगे। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। ओहो यस जी, नेक्स्ट यूनिट बड़ा सिंपल सा यूनिट है, आसान यूनिट है, आसानी से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इंप्लीमेंटिंग फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज। ठीक है, फाइल एंड प्रिंट सर्विसेज क्या है, कुछ छोटी छोटी नई बातें भी हैं इसमें। कोर्स के रेफरेंस से नई हैं, विंडोज के रेफरेंस से नई नहीं है, 2008 में भी अवेलेबल थी। ठीक है, तो फाइल एंड प्रिंट मैनेजमेंट जो है वो हमने देखनी है, और सर्वर लेवल की जो इसमें डिस्कशन है वो होगी। सिक्योरिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। ठीक है, फाइल एंड फोल्डर्स को सिक्योर किस तरह करते हैं, 3 इसमें लेसन आ रहे हैं। और सेकंड लेसन है प्रोटेक्टिंग शेयर्ड फाइल्स एंड फोल्डर्स बाय यूजिंग शैडो कॉपीज। यस, शैडो कॉपीज का फीचर होता है, अगर आप ड्राइव की प्रॉपर्टीज में जाएं तो नजर आता है।
ठीक है, फोल्डर पे नहीं होता, ड्राइव लेवल पे होता है। इसे हम किस तरह यूज करेंगे, एंड देन कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क प्रिंटिंग, उसके बाद नेटवर्क प्रिंटिंग पे बात होगी। सबसे पहले देख लें सिक्योरिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। जी, ये लेसन 1 है, इसमें हमने क्या क्या चीजें देखनी है, एनटीएफएस परमिशंस क्या होती हैं, शेयर्ड फोल्डर्स क्या होते हैं, परमिशंस इनहेरिटेंस क्या है, इफेक्टिव परमिशंस क्या है, उसके बाद व्हाट इज एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन, ठीक है, ये एक नई बात है, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाट आर ऑफलाइन फाइल्स, ऑफलाइन फाइल्स क्या होती हैं, जो जब नेटवर्क अवेलेबल ना हो, आपका ब्रांच ऑफिस के साथ कनेक्शन डिस्कनेक्टेड हो, तब भी वो फाइल्स एक्सेस हो जाती हैं, इस पे हम बात करेंगे। एंड देन क्रिएटिंग एंड कॉन्फ़िगरिंग अ शेयर्ड फोल्डर, डेमोन्स्ट्रेशन है, हम शेयर्ड फोल्डर क्रिएट करके देख लेंगे। तो सबसे पहले आ जाए व्हाट आर एनटीएफएस परमिशंस। ये आपके सामने एनटीएफएस परमिशन है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि फाइल की प्रॉपर्टीज में आपको परमिशन अगर मिल रही है तो इट मींस कि फाइल रिजाइड ऑन एनटीएफएस पार्टीशन, ठीक है, क्योंकि फाइल लेवल परमिशन सिर्फ आपको एनटीएफएस में मिलती है। एनटीएफएस परमिशंस कंट्रोल एक्सेस फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन एनटीएफएस फॉर्मेटेड स्टोरेज वॉल्यूम्स, ठीक है। एनटीएफएस परमिशंस आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर फाइल्स और फोल्डर्स, ठीक है, कैन बी अलाउड और डिनाइड, आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट फोल्डर्स। कोई इसमें समझने वाली बात नहीं है, सीधी सीधी बातें। परमिशंस कन्फ्लिक्ट प्रेसिडेंस, ठीक है, ये रूल्स बता रहा है कि अगर परमिशंस कन्फ्लिक्ट कर जाए फिर क्या होगा। पहला रूल क्या है, एक्सप्लिसिटली असाइन डिनाई, ठीक है, अगर आप एक्सप्लिसिटली असाइन कर दें किसी को डिनाई, तो फिर डिनाई ओवरराइड कर जाएगा दूसरी परमिशंस पे। एक्सप्लिसिटली असाइंड अलाउ, यस, अगर कोई इनहेरिटेड डिनाई है, यानी इनहेरिटेड डिनाई है और आप एक्सप्लिसिटली अलाउ कर देते हैं, तो फिर अलाउ ओवरराइड कर जाएगा डिनाई पे, ठीक है। ये यही इनहेरिटेड डिनाई और अलाउ डिस्कस हो रहा है, ठीक है। समटाइम ये भी होता है कि एक ग्रुप की वजह से यूजर को परमिशन मिल रही होती है, अदरवाइज तो यूजर को ऐड करके एक्सप्लिसिटली डिनाई करने की जरूरत नहीं है ना। जैसे अगर मैं आपको यहां पे इसे बंद कर दें, मैं कहता हूं ये एक फोल्डर है और यहां एक फोल्डर बना हुआ है, ओहो, ये जी एक फोल्डर है, ठीक है, टेस्ट इसका नाम है, और मेरे पास कुछ यूजर्स हैं, मैं एक बिल्कुल ये फ्रेश इंस्टॉल हुई है, मैं इसमें एक्टिव डायरेक्टरी खोल लेता हूं, ठीक है, और एक्टिव डायरेक्टरी में हम जनाब एक यूजर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूजर हमने बना लिया ताहिर, पासवर्ड दे दें, और एक और काम करें, इसको ऐड करवा लें बैकअप ऑपरेटर में, क्योंकि आगे जब एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन हम करेंगे तो उसमें मैं इसे लॉग ऑन भी करवाऊंगा, तो ये डीसी पे लॉग इन नहीं होगा अगर इसको आपने किसी लोकल ग्रुप का पार्ट नहीं बनाया। ओके जी, ये ताहिर है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस फोल्डर पे अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूं तो इस वक्त ये परमिशंस आ रही हैं, आपको डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल इधर एवरीवन भी ऐड हुआ है। सवाल यह है कि ताहिर को इस वक्त इस पे परमिशंस एक्सप्लिसिटली नहीं है लिस्ट में, इन्हें कहते हैं एक्सेस कंट्रोल एंट्रीज, जो एसीएल है इसमें ताहिर का नाम नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब ताहिर का नाम नहीं आ रहा तो ताहिर को खुद से तो परमिशंस कोई भी नहीं मिल रही, लेकिन मसला यह है कि आपने एवरीवन को परमिशन दी हुई है, तो ताहिर को ही परमिशंस मिल रही होंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ताहिर ये इनहेरिटेड परमिशन लूज करे, तो फिर आप ताहिर को ऐड करवा के और डिनाई करेंगे। ये डिनाई अब ओवरराइड कर जाएगा उस अलाउ पे जो आपने ताहिर को दिया, ठीक है। अगर मैं एडवांस में जाऊं और इफेक्टिव एक्सेस में जाके चेंज करूं और मैं यहां पे कर दूं ताहिर, और मैं सिर्फ कहूं कि मुझे बताओ कि इफेक्टिव जो है वो परमिशंस क्या हैं, किधर गई है इफेक्टिव, ये जनाब, अप्लाई करें, ये कैलकुलेट कर रहा है, ये ताहिर साहब लॉग ऑन ही नहीं हुए शायद। बेसिकली लिस्ट में आपको दिखा देता है कि इस वक्त क्या परमिशन है, कोई भी परमिशन नहीं है। यूजर बताएं, ग्रुप कोई है ही नहीं। व्यू करें इफेक्टिव एक्सेस, ये देखें आपके पास, ये इसके पास परमिशन है,
ठीक है। अब मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस जो हैं उसमें इसके पास क्या है, डिनाई है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर की दिखाए, तो उसमें ये स्टेटस आपको नजर नहीं आएगा, उसमें मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस अलाउ वाली होंगी। ये जनाब एडमिनिस्ट्रेटर्स मैंने ऐड करवाया, मैंने कहा व्यू इफेक्टिव एक्सेस, इसको ये देखें, ठीक है। तो बेसिकली यूजर को एक्सप्लिसिटली ऐड करके डिनाई करने की जरूरत उस वक्त है जब आप चाहते हैं कि कोई इनहेरिटेड परमिशंस या कोई ग्रुप परमिशन, इनहेरिटेड नहीं, जरूरी नहीं है कि इनहेरिटेड हो, आपने ग्रुप ऐड करवा के भी हो सकता है दिया। इनहेरिटेड तो वो होती है ना जो पेरेंट से आ रही होती है, यानी ई पे मैंने कोई परमिशन दी है तो वो इस फोल्डर पे आ गई, तो वो इनहेरिटेड है। अगर आप उन परमिशंस को चाहते हैं कि यूजर वो लूज करे, तो देन आपको ये काम करना पड़ता है, ठीक है, डिनाई वाला। ठीक है, बाकी एंटीएफएस परमिशंस अगर मल्टीपल आ रही हो, यानी ग्रुप को आपने परमिशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल मॉडिफाई की, यूजर को परमिशन दी है रीड की, ठीक है, तो जब कैलकुलेशंस होंगी तो जो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव है वो उसकी मोस्ट इफेक्टिव परमिशन होगी, यानी उसको मॉडिफाई मिलेगा, रीड नहीं मिलेगा बल्कि मॉडिफाई मिलेगा, यानी बड़ी वाली परमिशन उसको मिल जाएंगी, ठीक है। हाँ, जब आप ओवर द नेटवर्क आते हैं तो उस सूरत में वो क्या करता है, क्योंकि ओवर द नेटवर्क शेयर परमिशंस भी अप्लाई होती हैं, ये बात याद रखिएगा कि एक तो परमिशन होती है ना, ये मैं प्रॉपर्टीज में अगर जाऊं फोल्डर की, तो एक परमिशन आपको मिल रही है सिक्योरिटी के पेज पे, ये परमिशन, एक परमिशन शेयरिंग पे भी मिल रही है। मैं अगर इसे शेयर करवाऊं, ये जनाब मैंने शेयर कर दिया और मैं परमिशंस में जाके मैं एवरीवन को डिनाई कर रहा हूं, ये मैंने एवरीवन को डिनाई कर दिया, लेकिन ये डिनाई मैंने कहां किया है, शेयर लेवल पे किया है, ठीक है। अगर मैं यहां पे डबल बैक स्लैश देके और इसे एक्सेस करूं, डबल बैक स्लैश 192.168.1.1, तो जाहिर है एवरीवन में मैं भी शामिल हो गया हूं, ये मैं टेस्ट एक्सेस करता हूं, ये एरर देना चाहिए इसे, ये देखें, ठीक है। लेकिन अगर इसी फोल्डर को मैं यहां पे डबल क्लिक करूं तो ये खुल जाएगा। उसकी वजह यह कि शेयर परमिशन सिर्फ उस वक्त अप्लाई होती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एक्सेस रिमोटली। जब आप लोकली ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं तो एंटीफेस परमिशन जो है वो कंसिडर नहीं की जाती। ये देखें मेरे पास राइट्स हैं, इस पे मैंने फाइल बना दी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ओवर द नेटवर्क आऊं तो मुझे नहीं आने देगा। तो परमिशंस किस तरह कैलकुलेट होती हैं, जब आप ओवर द नेटवर्क आ रहे होते हैं दोनों साइड पे परमिशंस चाहिए, एंटीएफएस पे भी और शेयर परमिशंस भी। लेकिन जब आप लोकल एक्सेस कर रहे हैं तो शेयर परमिशंस को वो देखेगा ही नहीं, वो सिर्फ लोकल परमिशंस की बेस पे आपको अलाउ और डिनाई कर देगा। ओके जी, आगे हैं। What are shared folders? ये देख लें, shared folders are folders that grant network access to their contents। ठीक है, जब तक आप फोल्डर को शेयर ना करें वो एक्सेस नहीं होता। Folders can be shared but individual files cannot। आप फाइल को शेयर नहीं कर सकते। अगर आप फाइल की प्रॉपर्टीज में जाएं तो you won't find anything like sharing। शेयर हमेशा फोल्डर होता है। अगर आपने सिंगल फाइल को शेयर करना है तो उस फाइल को फोल्डर में डालें और उस फोल्डर को शेयर करें, ये याद रखिएगा बात। ये देखें, ये फाइल है ना, इसकी मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूं, कहीं शेयरिंग की ऑप्शन नहीं मिलेगी। शेयर हमेशा क्या होता है, फोल्डर, इसके पेरेंट फोल्डर को शेयर कर दें तो ऑटोमेटिकली ये फाइल भी शेयर हो जाएगी। ओके, एक्सेसिंग अ शेयर फोल्डर यूजिंग अ यूएनसी पाथ। ये जो आप लिखते हैं ना डबल बैक स्लैश सर्वर नेम स्लैश शेयर नेम, इसे कहते हैं यूएनसी पाथ, यूनिवर्सल नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, डबल बैक स्लैश सर्वर नेम देन सिंगल बैक स्लैश शेयर नेम। तो ये आपको बता रहा है स्टैंडर्ड शेयर, ये है हिडन शेयर। अगर शेयर नेम के एंड पे डॉलर का साइन आ जाए तो वो हिडन हो जाता है, फिर वो डिस्प्ले नहीं होता। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और मैं कमांड देता हूं जनाब नेट व्यू और आगे इस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस देते हैं। ये देखें सारे शेयर्स आ गए, टेस्ट भी आ रहा है। अब मैं काम करता हूं, मैं ई ड्राइव में जाके टेस्ट की शेयरिंग खत्म करता हूं पहले। ठीक है जी, एडवांस शेयरिंग ये मैंने अनचेक कर दिया, अप्लाई कर दिया, यस कर दें, ओके कर दें। ये जी शेयरिंग खत्म हो गई। अब आप अगर देखें तो आपको वो नहीं नजर आएगा। अब मैं इसे दोबारा शेयर करवा रहा हूं, लेकिन अब मैं इसका जो नेम है उसके एंड पे पुट कर दूंगा डॉलर। एडवांस शेयरिंग में गया, मैंने कहा शेयर कर दो इसे, और मैंने इसके एंड में लगा दिया डॉलर साइन। ठीक है,
परमिशंस आप जो मर्जी ने, परमिशंस का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये हिडन है। अब क्या होगा, अगर आप एक्सेस करें इसे, जिसे नाम पता है वो एक्सेस कर लेगा, डबल बैक स्लैश, ये आया, एंड पे डॉलर डालें, ये अगर देंगे तो एरर है यहां पे, ठीक है ही नहीं, वो कह रहा नहीं है ये। लेकिन अगर आप इसके एंड पे डॉलर पुट कर दें तो ये एक्सेस हो जाएगा, ये देखें एक्सेस हो गया, ठीक है, इसका मतलब है शेयर है। लेकिन ये वही कर सकेगा जिसे नेम पता है। अगर आप ब्राउज लिस्ट देखें, अगेन देखें, उसमें टेस्टिंग नहीं लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। लेकिन आप अगर कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाएं तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में आपको शेयर्ड फोल्डर्स में ये नजर आएगा, कंप्यूटर मैनेजमेंट में आपको शेयर्स नजर आते हैं। ये जनाब शेयर्ड फोल्डर्स में जाएं, शेयर्स पे क्लिक करें तो यहां पे दिस वन, ठीक है। तो बेसिकली डॉलर पुट करने से वो शेयर हिडन शेयर बन जाता है। परमिशंस इनहेरिटेंस देख लें। Inheritance is used to manage access to resources without assigning explicit permissions to each object. ठीक है, यही बात है ना। इनहेरिटेंस का फायदा क्या होता है कि पेरेंट पे परमिशन दे दी, वही क्लाइंट साइड पे भी आ गई, आपको सेपरेट परमिशंस नहीं देनी पड़ी। बाय डिफॉल्ट परमिशंस आर इनहेरिटेड इन ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है। चाइल्ड पे जो भी परमिशंस होती हैं वो पेरेंट से इनहेरिट हो सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसको ब्लॉक कर सकते हैं। वो कहता है ब्लॉक करोगे इनहेरिटेंस तो आपको वो ऑप्शन देगा, यू कैन ब्लॉक परमिशंस इनहेरिटेंस, यू कैन अप्लाई ब्लॉकिंग एट द फाइल और फोल्डर लेवल, यू कैन सेट ब्लॉकिंग ऑन अ फोल्डर टू प्रोपेगेट द न्यू परमिशंस टू चाइल्ड ऑब्जेक्ट। देख लें, ये भी आसान बात है। आप जब किसी फोल्डर की प्रॉपर्टीज में जाते हैं और एडवांस में जाएं, ये जनाब डिसेबल इनहेरिटेंस नजर आ रहा होगा, क्लिक करें इस पे। जब आप क्लिक कर रहे हैं तो वो आपको ऑप्शन दे रहा है कन्वर्ट इनहेरिटेड परमिशन इनटू एक्सप्लिसिट परमिशन ऑन दिस ऑब्जेक्ट। देखें, कैंसिल करें इसे। जब आप इनहेरिटेंस खत्म कर रहे हैं, आपको मैं एक चीज दिखाता हूं ताकि आपको जरा इनहेरिटेंस समझ में आए। आप यहां पे देखें, मैं क्रिएटर ऑनर सेलेक्ट करता हूं, मैं इसे एडिट नहीं कर सकता ये आपके सामने, ठीक है। मैं एवरीवन सेलेक्ट करता हूं, ये मुझे एडिट नहीं करने दे रहा, ठीक है। ताहिर सेलेक्ट करता हूं, ये मुझे एडिट नहीं करने दे रहा, ठीक है जी। लेकिन एडिट पे क्लिक करें, ताहिर को तो एडिट करने देना चाहिए। हाँ, ये देखें, ये ताहिर भी एडिट हो रहा है, एवरीवन भी एडिट हो रहा है। अब आप जरा क्रिएटर ऑनर सेलेक्ट करें, सिस्टम सेलेक्ट करें, ये देखें, ये एडिट नहीं हो रही, ये इसको अनचेक नहीं करने दे रहा। वजह क्या है? ये इनहेरिटेड परमिशन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इनहेरिटेंस खत्म करते हैं, मैं इनहेरिटेंस जो है वो डिसेबल करता हूं, तो वो आपको ऑप्शन दे रहा है कन्वर्ट इनहेरिटेड परमिशन, यानी जो परमिशंस पहले से इनहेरिट हुई हुई हैं उनको एक्सप्लिसिट परमिशंस बना दें। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा? करें ये सेलेक्ट, अप्लाई कर दें। अब वो परमिशंस की लोकल परमिशंस बन गए, अब आप उन्हें एडिट कर सकते हैं। ये देखें, एडिट पे क्लिक करें, सेलेक्ट करें सिस्टम, ये देखें, नाउ यू आर एबल टू अनचेक। यूजर सेलेक्ट करें क्योंकि अब वो कॉपी हो गई है, ठीक है। अच्छा, एक और फोल्डर बनाएं, उस पर दूसरा काम करें। ये मैंने फोल्डर बनाया, मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं, सिक्योरिटी पे क्लिक करता हूं, एडवांस में जाता हूं, इनहेरिटेंस डिसेबल करता हूं। अगेन केस वही है, अगर मैं एडिट करता हूं तो यहां पे ये सेलेक्ट करें, ये देखें इनहेरिट हो रही है, ग्रे हुई हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं एडवांस में जाता हूं, मैं कहता हूं डिसेबल इनहेरिटेंस, और अब मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूं, रिमूव ऑल इनहेरिटेड परमिशन। तो अब क्या होगा, वो जो परमिशंस पहले से इनहेरिट कर रहा था उन्हें वो रिमूव कर देगा, ये आपके सामने, ठीक है। यानी जब आप डिसेबल कर रहे हैं इनहेरिटेंस तो इनहेरिटेंस तो खत्म हो रही है, वो पूछ रहा है कि ओके इनहेरिटेंस तो खत्म होगी, लेकिन जो प्रीवियसली इनहेरिटेड है उनको मैं कॉपी कर दूं या उन्हें रिमूव कर दूं। जब आप रिमूव करते हैं तो उन्हें रिमूव कर देता है, जब आप कॉपी कर देते हैं तो उनको एक्सप्लिसिट लोकल परमिशंस बना देता है, ठीक है। ये जी इनहेरिटेंस हो गई, बात समझ में आ गई होगी। इफेक्टिव परमिशंस ये मैंने आपको अभी दिखाई भी थी, ताहिर के लिए और एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हमने चेक की थी। क्या कहता है? When combining shared folder and NTFS permission, the most restrictive permissions is applied. एक मिनट जरा वेट कीजिए, मैं इसका स्टेटस जो है वो कर दूं। जी, when combining shared folder and NTFS permission, the most restrictive permissions is applied. ठीक है, एग्जांपल दे रहा है, if a user or group is given the shared folder permissions of read and the NTFS permission of write,
the user or group will only be able to read the file because it is the more restrictive permission. ठीक है, क्योंकि दोनों को कंबाइन कर, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि बड़ी परमिशंस मिलती हैं, बड़ी परमिशंस उस वक्त मिलती हैं जब खाली एनटीएफएस की बात हो रही हो। यहां वो शेयर्ड और एनटीएफएस को कंबाइन कर रहा है, जब शेयर्ड और एनटीएफएस को कंबाइन करेगा तो फिर छोटी परमिशंस मिलेंगी, फिर बड़ी नहीं मिलेंगी। बड़ी किस सूरत में मिलनी है, आप एक ऑब्जेक्ट को लोकली एक्सेस कर रहे हैं और आपको ग्रुप पे परमिशंस हैं, फॉर एग्जांपल राइट की, और आपकी लोकल परमिशन है रीड की, अब आपको राइट मिलेगा। Both the share and NTFS file and folder permission must have the correct permissions, ठीक है, otherwise the user group will be denied access to the resources। ठीक है, परमिशंस आपने करेक्ट दी हुई हो, क्योंकि जब वो कैलकुलेट करता है तो कैलकुलेट करने के बाद जो भी फाइनल परमिशंस बनती हैं उसकी बेस पे उसको एक्सेस दे दी जाती है। आगे आ जाएं, व्हाट इज एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन? बहुत आसान है, पढ़ लें पहले ही, फिर मैं इंप्लीमेंट करके दिखाया। तो एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन अलाउज एन एडमिनिस्ट्रेटर टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ शेयर्ड फोल्डर अकॉर्डिंग टू द परमिशन सेट ऑन द शेयर्ड फोल्डर। ठीक है, एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन इज बिल्ड इनटू विंडोज सर्वर 2012, अवेलेबल फॉर शेयर्ड फोल्डर्स और कॉन्फ़िगरेबल ऑन पर शेयर्ड फोल्डर बेसिस। अब आप देखें ये होगा किस तरह। मैं सिंपली आ जाता हूं इधर, और फॉर एग्जांपल ये टेस्ट है, मैं काम करता हूं, मैं इसके अंदर एक फाइल और बनाता हूं, ये दो फाइलें होगी। एक फाइल पे ताहिर को मैं दे रहा हूं रीड एक्सेस, और एक पे मैं देता हूं उसे, ये ताहिर है इसके पास, अच्छा डिनाइड है, ओके इसको डिनाई ही रहने दें। और इस पे क्या है, अच्छा इस पे भी डिनाई है, पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है, आप रिमूव करें इसे, इनहेरिटेंस खत्म करें जी पहले। ठीक है जी, अब एडिट करें, ऐड करवाएं, ये जी मैंने ताहिर को ऐड करवा दिया और इसे मैंने एक फुल कंट्रोल दे दिया। अब ताहिर के पास एक फाइल पे तो परमिशंस बिल्कुल नहीं है और एक फाइल पे परमिशंस हैं। इस वक्त एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन बाय डिफॉल्ट होती ही नहीं है। मैं इसे शेयर करवाता हूं, और शेयर करके, अच्छा ये डॉलर के साथ शेयर है, एक काम करें ऐड करें एक और शेयर, और उसके बाद डॉलर वाला रिमूव कर दें। ये डॉलर सेलेक्ट करें, 2 टाइम्स शेयर हुआ है ना ये, और इसे रिमूव कर दें। ठीक है, परमिशंस मैंने पहले ही दे दी हैं इसे, जब ये रिमोटली आएगा तो जाहिर है दोनों परमिशंस चेक होनी है। शेयरिंग पे मैं एवरीवन ऐड करवाता हूं, जान ही छूट जाएगी, ये लें जी एवरीवन पहले से आ गया। ठीक है, परमिशन दोनों काउंट होनी है, इसलिए जो सिक्योरिटी में दी हैं वो कंसिडर होंगी। फाइनल जो परमिशंस हैं, एक फाइल पे ताहिर के पास डिनाई है, एक फाइल पे ताहिर के पास अलाउ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक मिनट, फोल्डर लेवल पे अगर कोई परमिशन है तो मैं रिमूव कर देता हूं ताकि मैं ये आपको सही से चेक करवा सकूं। ये रिमूव कर दें, ये नहीं चाहिए हमें, एडिट करें, क्योंकि इन्यूमरेशन का मतलब ये होता है कि सिर्फ वो फाइलें दिखाएगा जिन पे इसके पास एक्सेस है। तो अब अगर आप अंदर जाके देखते हैं तो इस पे test2 पे ताहिर को डिनाई कर रहे हैं खुद, क्योंकि वो आपने रूट पे हटाया तो वो चाइल्ड पे भी हट गया। ये जनाब मैं ताहिर को डिनाई कर देता हूं। ठीक है, अब अभी जो स्टेटस है वो ये है कि ताहिर अगर लॉग ऑन होता है तो इससे ये, मैं आपको ये करके दिखाता हूं, मैं यहां से लॉग ऑफ करता हूं और हम लॉग ऑन करवाते हैं ताहिर को, और हम ये देखेंगे कि ताहिर को दोनों फाइलें नजर आ रही हैं। ठीक है, ये जी अदर यूजर्स करते हैं और यहां से हम इसे लॉग ऑन कर देते हैं। ओहो, ओके, अब आप ड्राइव ओपन करें और यहां पे देखें, मैं ये खोलता हूं तो सॉरी, सी ड्राइव में जाएं, पूरा फोल्डर ही गायब कर दिया, ई ड्राइव की तरह, हाँ ई ड्राइव में जाएं, टेस्ट, ये देखें फिलहाल इन्यूमरेशन इनेबल हमने नहीं की,
शेयर पे आए, शेयर लेवल पे एक्सेस करें 192.168.1.1/टेस्ट। ये आपके सामने दोनों फाइल्स नजर आ रही हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे इन्यूमरेट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है कोई उससे, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन में हमने देखा उसका मतलब तो सिंपल वर्ड्स में ये कि यूजर को बस वो फाइलें फिर नजर आनी चाहिए जिन पे उसके पास एक्सेस है। तो ताहिर को फिर एक फाइल नजर आनी चाहिए, दोनों नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इनेबलमेंट इसकी किस तरह होगी, सिंपली आप आ जाएंगे, ये अभी लोड हो रहा है, इसे लोड हो जाने दें। आप आएंगे फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर पे, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर कह रहा हूं, फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज पे, और शेयर्स पे आए। ये आपका शेयर है टेस्ट, इस पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, परमिशंस में जाएं, सॉरी सेटिंग्स में जाएं, इनेबल एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन, ये इनेबल कर दी, अप्लाई कर दी, ओके कर दें, बस बंद कर दें इसे। अब हम लॉग ऑन करवाते हैं ताहिर को, डिफरेंस देखते हैं कि जो हमने काम किया उसका इंपैक्ट क्या हुआ है। ठीक है, लोकल पे आई एम नॉट श्योर अबाउट, ये देखें लोकल पे नहीं, बात शेयर फोल्डर्स की हो रही थी, लेकिन शेयर लेवल पे उसको वही फाइल्स नजर आ रही हैं जिन पे उसके पास परमिशंस थी। तो ये बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर आपका एनवायरनमेंट बड़ा है, उसमें फाइल सर्वर है, उस पर बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो आप सिंपली जब एक्सेस करते हैं तो आपको वही फाइल्स नजर आएंगी जिन पे आपके पास राइट्स हैं। एनी क्वेश्चन, दो तीन चीजें मैंने बता दी, अगर क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। नो क्वेश्चन, ओके। फिर हम आ जाते हैं दोबारा से सर्वर पे। ओके जी, हम थे यहां पे, ये बात अब क्लियर हो गई होगी। अब आप देखें स्टेटमेंट समझ में आती है कि एक्सेस बेस्ड इन्यूमरेशन अलाउज एन एडमिनिस्ट्रेटर टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ शेयर्ड फोल्डर्स अकॉर्डिंग टू द परमिशन सेट ऑन द शेयर्ड फोल्डर। ठीक है, शेयर्ड फोल्डर का फीचर सेट है और ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। ओके जी, व्हाट आर ऑफलाइन फाइल्स। यस, ऑफलाइन फाइल्स क्या हैं ये देख लें, पहले इसका कोर आइडिया अंडरस्टैंड कर लें। ऑफलाइन फाइल्स ये हैं कि आप एक्सेस कर रहे थे किसी रिसोर्स को जो रिमोटली पड़ी थी, और जब कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है उसके बाद भी उसे आप एक्सेस करते रहते हैं। ठीक है, ये है ऑफलाइन फाइल्स। तो ये कैसे हो जाता है, ये ऐसे होता है कि उस फोल्डर पे ऑफलाइन कैशिंग अलाउड है, और जब आपने उसे एक्सेस किया तो सिस्टम ने उसकी कॉपी बना ली। ठीक है, और वो कॉपी लोकली स्टोर हो गई। अब आप उसे एक्सेस कर रहे हैं तो वो लोकल कॉपी एक्सेस कर रहा है। ठीक है, अगर कनेक्शन डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो जो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, उसकी वजह सिंपली ये है कि आप जो लोकल कैश्ड कॉपी है उसे यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ये शेयर लेवल पे इंप्लीमेंट होता है। जब आप किसी फोल्डर को या फाइल को शेयर करते हैं तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आ रही होती है कैशिंग की। हम जरा दोबारा उस फोल्डर पे जाते हैं जो अब तक हमने यूज किया है। जी, अगर मैं यहां नहीं से बंद कर दूं, लोकल पे जाएं, ई ड्राइव में गया, मैं टेस्ट की प्रॉपर्टीज में जाता हूं, शेयरिंग पे क्लिक करता हूं, एडवांस शेयरिंग में जाता हूं, यहां पे एक बटन आपको, ओहो, लॉग ऑफ हो जाए बस। अब ताहिर की हमें जरूरत नहीं है, अब हमने जो काम करना है वो सारा एडमिनिस्ट्रेटर से ही होगा। ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते थे कि वहां एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम पासवर्ड देते, लेकिन जाहिर है मैंने अब सारे काम करने ही इससे हैं, तो मुझे बार बार वो हैसल होता, इसलिए मैंने लॉग ऑन करवा लिया। अब हम ई ड्राइव में जाते हैं और ई ड्राइव में शेयर्ड फोल्डर की प्रॉपर्टीज में जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज में जनाब हम क्या चेक करना चाह रहे थे, कैशिंग। एडवांस में जाएं, ये देखें ये कैशिंग लिखा हुआ है। तीन तरह की कैशिंग होती है, ऑटोमेटिक, मैनुअल, और होती तो दो ही तरह की है, ऑटोमेटिक और मैनुअल।
ठीक है, लेकिन एक वो डॉक्यूमेंट्स की भी होती है, उसको सेपरेटली डिस्कस करते थे पहले। बहरहाल आप 2012 के रेफरेंस से या तो नो कैशिंग होगी, या ऑटोमेटिक होगी, या मैनुअल होगी। ये है नो कैशिंग, कैशिंग हो ही नहीं रही। नो फाइल्स और प्रोग्राम फ्रॉम द शेयर्ड फोल्डर आर अवेलेबल ऑफलाइन। ये क्या है? मैनुअल कैशिंग, क्योंकि यूजर स्पेसिफाई कर रहा है ओनली द फाइल्स एंड प्रोग्राम दैट यूजर्स स्पेसिफाई आर अवेलेबल ऑफलाइन। जब यूजर एक्सेस करेगा ना तो राइट क्लिक करके अवेलेबल ऑफलाइन कर देगा। और ये है ऑटोमेटिक कैशिंग, ऑल फाइल्स एंड प्रोग्राम्स दैट यूजर्स ओपन फ्रॉम द शेयर्ड फोल्डर आर ऑटोमेटिकली अवेलेबल ऑफलाइन। ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने का फायदा ये होता है कि जो फाइल्स होती हैं वो एक दफा कैशे में आ जाती हैं, उसके बाद कैशे से ही रन होती हैं, उनको सिंक नहीं करता। ये चेक बॉक्स सिर्फ उस वक्त सेलेक्ट होना चाहिए जब जिस फोल्डर की कैशिंग आप अलाउ कर रहे हैं उसमें जितनी भी फाइल्स हैं वो रीड ओनली हैं, क्योंकि रीड ओनली फाइल्स ने चेंज नहीं होना तो उनके लिए सिंक्रोनाइजेशन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आप इनेबल कर दें तो अब सिस्टम इस चीज को अंडरस्टैंड करता है और कैशिंग को अलाउ करता है। जब यूजर एक्सेस करेगा तो उसके कैशे में ये चीजें चली जाएंगी। बेसिकली ये बात इसने यहां की है। ऑफलाइन फाइल सेटिंग्स अलाउ अ क्लाइंट कंप्यूटर टू कैश नेटवर्क फाइल्स लोकली फॉर ऑफलाइन यूज व्हेन दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द नेटवर्क। ऑफलाइन सेटिंग्स विंडो, ये वो विंडो है जो मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, क्रिएट अ शेयर्ड फोल्डर, जी क्रिएट कर लिया। साइन परमिशंस फॉर द शेयर्ड फोल्डर हो गया। कॉन्फ़िगर एक्सेस बेस इन्यूमरेशन ये भी हो गया। कॉन्फ़िगर ऑफलाइन फाइल्स ये भी हो गया। ये सारे काम हमने करके देख लिए। ओके जी, शैडो कॉपीज। शैडो कॉपीज क्या हैं? बैकअप तो नहीं कहेंगे, लेकिन बेसिकली होता यह है कि ये रेगुलर बेसिस पे हमारे यहाँ होता है कि आप के जो यूजर्स हैं वो अपनी फाइल्स पे काम कर रहे होते हैं। सम टाइम ये होता है फाइल डिलीट कर देते हैं, सम टाइम ये होता है फाइल को मॉडिफाई कर देते हैं और गलत सेटिंग सेव हो जाती हैं। तो विद शैडो कॉपीज आपके पास चॉइस होगी कि आप रिवर्ट उसे कर सकेंगे पुरानी वाली पे। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है इसका कि एक फाइल थी, उस पर बॉस काम कर रहा था और बॉस आपको बुला के कहता है कि यार इसमें मिस्टेक्स हो गई हैं, जो कल वाली फाइल है वो बैकअप से रिस्टोर कर दो। तो आपको उससे कहना है कि बैकअप रिस्टोर करने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा ये प्रोएक्टिवली होता है, यानी अगर पहले से इनेबल होगा तो ये काम हो सकता है। ये नहीं कि आप कहेंगे नो प्रॉब्लम मैं शैडो इनेबल कर देता हूं। नो, अब नहीं हो सकता। शैडो पहले से इन प्लेस हो तब ये काम हो जाएगा। अगर प्रॉब्लम आई और बाद में आपने शैडो इनेबल किया तो ये शैडो फैसिलिटेट करेगा फ्यूचर में आने वाले इश्यूज को। जो पहले से हो गए वो तो बस हो गए, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो फिर बैकअप से आप ला के रिस्टोर करें। तो इसमें प्रोएक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर है। ओके जी, व्हाट आर शैडो कॉपीज ये देखते हैं। कंसीडरेशंस फॉर स्केड्यूलिंग शैडो कॉपीज, देन रीस्टोरिंग डाटा फ्रॉम ए शैडो कॉपी, देन डेमोन्स्ट्रेशन। सबसे पहले देख लें व्हाट आर शैडो कॉपीज। ये आपके पास जनाब शैडो कॉपीज हैं। अलाउ एक्सेस टू प्रीवियस वर्जन ऑफ फाइल्स, आर बेस्ड ऑन ट्रैकिंग डिस्क चेंजेस। ठीक है, डिस्क चेंजेस को देखता है, अंडरस्टैंड करता है। डिस्क स्पेस इज एलोकेटेड ऑन द सेम वॉल्यूम। इस लाइन से ये नहीं समझना है कि शैडो जिस ड्राइव का आप बनाते हैं वो उसी ड्राइव पे बनेगा, आप डिफरेंट पे भी बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसी पे बनता है। बेसिकली क्या रहा है वो कि जब आपने शैडो इनेबल किया है, हाँ ये जो बात की है तो सही है, आपने शैडो इनेबल किया ड्राइव डी पे, तो जाहिर है अब ड्राइव डी पे फॉर एग्जांपल डाटा पड़ा हुआ है 50 जीबी, तो उस 50 जीबी का शैडो बनाने के लिए भी तो स्पेस चाहिए। तो वो कह रहा है वो जो स्पेस शैडो बनाने के लिए चाहिए वो डी से ही लेगा। ठीक है, डिस्क स्पेस इज एलोकेटेड ऑन द सेम वॉल्यूम। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप शैडो कॉपी दूसरी ड्राइव पे बना दें तो फिर उस दूसरी ड्राइव से ले लेगा। व्हेन द स्पेस इज फुल ओल्डर शैडो कॉपीज आर मूव्ड। बेसिकली शैडो कॉपीज का जो डिफॉल्ट स्केड्यूल है वो है 7 AM 12 PM, यानी रोज सुबह 7 बजे एक शैडो बनाएगा, दोपहर को 12 बजे बनाएगा। यानी कल आज सुबह तक की जो फाइल्स हैं वो सुबह 7 बजे वाले शैडो में आ जाएंगी। अब उसके बाद भी तो फाइल्स पे काम हो रहा है, उसके बाद जो चेंजेस हो रही हैं वो तो शैडो में अवेलेबल नहीं है, तो दोपहर को 12 बजे वो फिर शैडो बनाता है। उसमें कौन कौन सी चेंजेस आ जाती हैं? सुबह 7 से लेकर दोपहर 12 बजे तक की। अब उसके बाद भी आप काम तो कर रहे हैं, डे एंड पे जो जो चेंजेस होंगी वो शैडो में कब जाएंगी? वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 AM पे जाएंगी। और इस स्केड्यूल को अगर आप चाहें तो आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब आप ये सोचें कि जब ये काम वो रेगुलर बेसिस पे 2 कॉपीज बना रहा है बाय डिफॉल्ट, तो आफ्टर 1 और 2 वीक्स तो ये बहुत ज्यादा कॉपीज हो जाएंगी।
तो ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पेस ही यानी सिस्टम आउट ऑफ स्पेस हो जाए। तो वो ये कह रहा है कि व्हेन द स्पेस इज फुल ओल्डर शेडो कॉपीज आर रिमूव, ठीक है, जो सबसे पुरानी कॉपी है उसे वो डिलीट कर देता है। आर नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर बैकअप। अच्छा हाँ, यहां एक और बात याद रखिएगा, मैंने आपको कह दिया डिस्क फुल हो जाएगी, डिस्क नहीं फुल होगी, बल्कि जो स्पेस आपने एलोकेट की है शेडो की स्टोरेज के लिए वो फुल हो जाएगी। आर नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर बैकअप, बैकअप की रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि बैकअप डिजास्टर रिकवरी है। शेडो तो एक ड्राइव का उसी ड्राइव पे बन रहा है, अगर सिस्टम पूरा फेल हो गया तो फिर तो शेडो भी गया। आर नॉट सुइटेबल फॉर रिकवरिंग डेटाबेसेस, डेटाबेसेस को रिकवर करने के लिए ये सुइटेबल नहीं है, ये आपकी सिर्फ जो आपका रॉ डाटा होता है, फाइल्स होती हैं, ठीक है, उनके लिए है। अभी हम ये इनेबल भी करके देखते हैं, पहले इसकी पूरी कहानी सुन लें। ये आपको उसने दिखाया डिफॉल्ट जो स्केड्यूल होता है ना, देखें 7 AM एवरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे थ्रू आउट द वीक बनता है। क्रिएट अ शैडो कॉपी स्केड्यूल बेस्ड ऑन कैपेसिटी ऑफ सर्वर, फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ चेंजेस, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि इन केस आप शेडो इनेबल कर रहे हैं तो उसका जो स्केड्यूल करें उसमें आप कैपेसिटी देखें सर्वर की, ठीक है। ये ना हो ना आप बहुत ज्यादा स्केड्यूल आप कह देते हैं वंस पर आवर, हर 1 घंटे बाद शेडो बने, तो आपने कैपेसिटी भी देख लेनी है, क्या सर्वर पे एनफ रोम है इस तरह का शेडो बनाने के लिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस, ठीक है, अब आपकी चेंजेस की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो तभी आप ज्यादा स्केड्यूल बनाए ना, अदरवाइज आपकी चेंजेस ही रिलेटिवली स्लो फ्रीक्वेंसी पे हो रही हैं, ठीक है, यानी आपकी फाइल जो है वो बाज़ औक़ात पूरा पूरा दिन चेंज नहीं होती, तो फिर वाई बॉदर फॉर मल्टीपल शेडो कॉपीज, फिर तो वही डिफॉल्ट स्केड्यूल जो सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ चेंजेस, चेंजेस कितनी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि अनफॉर्चुनेटली शेडो का जो फीचर है वो वॉल्यूम लेवल पे नहीं है, वो ड्राइव लेवल पे, पूरी ड्राइव पे शेडो इनेबल होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ चेंजेस अगर आप देख भी लेते हैं, तो अगर आपने डाटा को ग्रुप ऐसा किया है कि इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं ही एक ड्राइव पे, फिर तो बात बन जाएगी। लेकिन अगर डाटा स्कैटर्ड है तो फिर इनेबलमेंट तो पूरी ड्राइव पे होनी है, चाहे उसमें अनइम्पॉर्टेंट डाटा पड़ा हो या इंपॉर्टेंट पड़ा हो। रीस्टोरिंग डाटा फ्रॉम अ शेडो कॉपी, ये बड़ा जबरदस्त इसका फीचर है कि रीस्टोर के लिए यूजर खुद भी रीस्टोर कर सकता है, ठीक है। सिंपली क्या करे, उस फाइल को, उस फोल्डर को ओवर द नेटवर्क एक्सेस करे। जो इन्होंने डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम से टोन ये मिलती है कि शायद ये लोकली होगा, नहीं लोकली नहीं होगा। आप ओवर द नेटवर्क उस फोल्डर को एक्सेस करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, एक टैब आएगा प्रीवियस वर्जन का, वहां से आप रिस्टोर करते हैं। पढ़ लें, फिर मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। Previous versions are accessible from the properties dialog box of a file or a folder. बड़ा मुझे भी ये कंफ्यूज कर रहा है, एक मिनट ठहरें। आई एम प्रीटी श्योर कि ये सिर्फ शेडो की जो रिकवरी है वो ओवर द नेटवर्क होती है, लेकिन इसने जिस तरह लिखा है तो मुझे भी शक में डाल दिया है। जाएं फोल्डर की प्रॉपर्टीज में, ये प्रीवियस वर्जन आ रहा है, बना ही नहीं है। एक काम करते हैं, पहले इसकी इनेबलमेंट करते हैं। हम ई ड्राइव पे शेडो इनेबल कर देते हैं। प्रॉपर्टीज में गया, शेडो कॉपीज पे क्लिक किया और मैंने इसे कहा कि शेडो इनेबल कर दो, यस कर दें, ओके कर दें, ठीक है। ये जनाब शेडो इस पे इनेबल हो गया। इनेबल नहीं किया, क्या कहता है, मैसेज दिया था, अच्छा बहुत छोटी है, नो प्रॉब्लम, 99 इसको एफ को कर देते हैं। ये ई का डाटा हम उठा के ले जाते हैं एफ पे, स्किप कर दें जी, कौन सी, ये एफ पे आ गई है। यहाँ पे एक फोल्डर और बना लें, test1 कर दें, इसे शेयर भी कर दें इसे। नहीं जी, ये हमारा सेटअप रेडी हो गया। अब मैं इस पे इनेबलमेंट करता हूँ ड्राइव पे।
एफ ड्राइव की प्रॉपर्टीज में जाएं और इसमें हम शेडो इनेबल करते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएं, शेडो कॉपीज पे क्लिक करें और कहाँ गया ये जनाब, ये आपकी एफ ड्राइव है, इस पे इनेबल कर दें। ये जनाब शेडो बन रहा है, बन गया जी शेडो, ठीक है। ओके कर दें। अब एफ पे जो कुछ पड़ा है उसका शेडो बन गया, ठीक है। मैं खोलता हूँ एफ ड्राइव, फॉर एग्जांपल मैं टेस्ट 1 में जाता हूँ और मैं ये फाइल डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसकी रिकवरी करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाएं, प्रीवियस वर्जन में जाएं, रीस्टोर करें, ओके करें, खोल के देखें, ठीक है जी, लोकली पे भी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप लेकिन बहरहाल जाहिर है लोकल वाली जो बात है वो सिर्फ उसी के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, क्योंकि जाहिर है यूजर तो फाइल सर्वर पे एक्सेस करेगा ना डाटा। विंडोज 7 पे या विंडोज 8 पे होगा या विंडोज एक्सपी पे होगा तो उसकी लोकल ड्राइव पे थोड़ी शेडो आपने इनेबल किया होगा। ये जनाब यहां से आप रिस्टोर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब चलें, हमने प्रैक्टिकली कर ही लिया है तो हम सारी ऑप्शंस देख लें। जब आपने शेडो इनेबल किया, बैक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, क्लिक करें शेडो फाइल्स पे, शेडो कॉपीज पे, और ये आपने शेडो इनेबल किया है। सेटिंग्स में जाएं, स्केड्यूल पे क्लिक करें। डिफॉल्ट 2 स्केड्यूल थे, ये आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, एक 7 AM है, एक 12 PM है, ये आपके सामने। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं शाम को 5 बजे भी बने, नो प्रॉब्लम, एक और इनेबल करवा दें, यहाँ पे टाइम दे दें, ऐड करवा दें, वो ऐड कर देगा। वीकली मैं यहाँ 5 कर देता हूँ, ठीक है। न्यू न्यू पे 3 किए इसने, 2 नहीं, इसने वही एडिट कर दिया। आप इसको एज इट इज रहने दें, एक दफा न्यू पे क्लिक करें पहले, ये न्यू पे क्लिक हो गया, अब इसको ट्यून कर दें, ठीक है। मैं कहता हूँ वीकली हो, मैं कहता हूँ शाम को 5 बजे हो, ठीक है जी, 5 PM। अब ये हो गया। अब आपके पास 3 स्केड्यूल आ गए, एक सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, एक शाम 5 बजे, ठीक है। रेगुलर करना चाहते हैं तो यहाँ पे बता दें मंडे टू फ्राइडे। अच्छा उसके बाद और क्या क्या ऑप्शंस थी, और जनाब नो लिमिट, ठीक है। आप बता देना साइज, ये इस वक्त क्या है, यूज लिमिट सॉरी 406 MB, 10% ऑफ द ड्राइव। ड्राइव तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 4 GB की थी तो उसका 10% ले लें, वो 10% जो है वो डेडिकेट हुआ हुआ है फॉर शेडो फाइल्स, ठीक है। अच्छा एक बात तो ये हो गई, और अगर आप कहते हैं कि अभी इसी वक्त शेडो बन जाए तो क्रिएट नाउ पे क्लिक कर दें, उस वक्त बना देगा, ठीक है। एक मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आप चाहें तो इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अब मैं इस वक्त तो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये बन चुका है, ये देखें ये अब ग्रे हो गया है। लेकिन इनेबल करने से पहले अगर मैं ई की सेटिंग्स में जाऊं तो देखें अभी मैं आई एम एबल टू स्पेसिफाई एनी ड्राइव, क्योंकि पहले आप फिर ड्राइव बताएंगे जिसपे आप शेडो इनेबल करना चाहते हैं और उसके बाद यहां से इनेबल कर देंगे, ठीक है। मिनिमम जो स्पेस चाहिए होती है वो 300 MB चाहिए होती है, जिसके बगैर आप शेडो इनेबल नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा एनी हाउ ये सारी बातें हो गई। रिकवरी, अच्छा अब रिकवरी में भी कुछ बातें हैं वो भी देख लें कि जब आप रिकवरी करते हैं, अब मैं अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाता हूं और शेडो में जाता हूं, अगर मैं रीस्टोर पे क्लिक करता हूं तो रीस्टोर में तो ये प्रीवियस स्टेट ले आएगा उस फोल्डर की ना। यानी इसमें अब मेरे पास 2 फाइल हैं, फॉर एग्जांपल किसी यूजर ने जाके इस पे और डाटा भी बनाया है test1 पे, लाइक ये फाइल है, तो इसका क्या बनेगा, जब आप रीस्टोर करेंगे तो गायब हो जाएगी। करें रिकवरी, मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूं, मैं प्रीवियस वर्जन में जाता हूं, मैं रीस्टोर करता हूं, रीस्टोर, ओके ओके, देखें वो तीसरी फाइल का क्या बना, रिफ्रेश करें, है, चलें जी अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। आप एक फाइल बनाएं, ये आपकी फाइल है ना, इस फाइल में टेस्ट लिखा हुआ है, ये जनाब इसमें test1 मैंने लिख दिया, सेव कर दिया, ठीक है। अब फाइल लेवल रिकवरी जरा करें। किस तरह मैं आपको समझाऊं यार जो मैं कहना चाह रहा हूं।
अब मैं तो जाहिर है लंबी चौड़ी मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकता, मैं फाइल की प्रॉपर्टीज में जाता हूं तो प्रीवियस वर्जन में ये आपको प्रीवियस वर्जन दिखा रहा है, आप रीस्टोर करते हैं। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है कि फाइल में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं जो वापस लानी है, कुछ एडिशन हुआ है जो ओवरराइट होने से बचाना है। अगर आप रीस्टोर पे क्लिक करेंगे ना तो वो टोटल उसका स्टेटस पुराना वाला कर देता है। अब आप जरा इसे खोलें तो ये टोटल इसका स्टेटस पुराना वाला, जो कुछ मैंने लिखा वो सारा जाया हो गया, ठीक है। और न सिर्फ जाया हो गया बल्कि अब अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाए तो प्रीवियस वर्जन दिखाएगा ही नहीं वो, क्योंकि देयर इज नो प्रीवियस वर्जन नाउ। तो अगर आप इसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं और आप चाहते हैं वो मॉडिफिकेशंस जो उनमें से कुछ बच जाए, तो फिर आपने रीस्टोर नहीं करना, फिर आपने प्रीवियस वर्जन में जाके रीस्टोर की जगह कॉपी करना है। जब आप कॉपी करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कहां इसे कॉपी करना है, लोकेशन बता दें, ये शेडो को वहां पे कॉपी कर देगा। उसके बाद फिर आप वहां से जाके खोल के जो चेंजेस लानी है वो मैनुअली कॉपी पेस्ट कर दें। ओपन पे क्लिक करें तो आपको ओपन करके इस वक्त जो करंट स्टेटस है वो दिखा देता है, ठीक है। तो ये जनाब शेडो से रिलेटेड सारी बातें मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी, आपको इशू नहीं होना चाहिए। प्रीवियस वर्जन आर एक्सेसिबल फ्रॉम द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ऑफ अ फाइल और फोल्डर, ठीक लिखा हुआ है, लोकल पे भी अवेलेबल है, शेयर पे भी है। एडमिनिस्ट्रेटर्स कैन रीस्टोर प्रीवियस वर्जन डायरेक्टली ऑन द सर्वर, यस, ये मैं आपको कह रहा था, यस, देखिए मेरी बात सही होगी। एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो चॉइस है। यूजर्स कैन रीस्टोर प्रीवियस वर्जन ओवर द नेटवर्क, यूजर जब ये रीस्टोर का प्रोसेस करेगा तो वो ओवर द नेटवर्क ही आएगा। ऑल यूजर्स कैन रीस्टोर अ फाइल और फोल्डर, ब्राउज प्रीवियस वर्जन टू सेलेक्ट द करेक्ट वन एंड देन कॉपी अ फाइल और फोल्डर टू एन ऑल्टरनेटिव लोकेशन। ये आपके पास चॉइस है कि आप उसे रीस्टोर करके ओवरराइट करवाते हैं या आप कहते हैं कि नहीं मैं इसको ऑल्टरनेटिव लोकेशन पे कॉपी करता हूं, जैसे मैंने भी लास्ट में किया था, ताकि जो चेंजेस लानी है वो ले आए और जो नहीं लानी है उनको बेशक आप छोड़ दें। जी, कॉन्फ़िगर भी कर दिया, न्यू फाइल भी बना दी, शेडो कॉपी भी बना दी, मॉडिफाई भी कर दिया, रिस्टोर भी कर दिया, सारे काम मैंने आपको करके दिखा दिए। जी, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क प्रिंटिंग देख लें, ठीक है। नेटवर्क प्रिंटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और व्हाट इज एनहांस्ड पॉइंट एंड प्रिंट ड्राइवर मॉडल है, इस पे बात होगी। सिक्योरिटी ऑप्शंस फॉर नेटवर्क प्रिंटिंग, देन डेमोन्स्ट्रेशन, प्रिंटर पूलिंग है, ब्रांच ऑफिस डायरेक्ट प्रिंटिंग है, इजी यूनिट है, देख लें इसे भी। सेंट्रलाइज मैनेजमेंट में आपकी जो नेटवर्क प्रिंटिंग है वो आपको क्या क्या बेनिफिट्स देती है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ प्रिंटर्स देती है, सिंप्लीफाइड ट्रबल शूटिंग देती है, लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है और लिस्टिंग इन एक्टिव डायरेक्टरी है। बेसिकली दो चॉइस है ना, या तो आप हर यूजर को उसके डेस्क पे प्रिंटर दे दें और या फिर आप नेटवर्क प्रिंटिंग यूज कर लें, आपका एक नेटवर्क प्रिंटर हो जो शेयर्ड हो और उससे आपको सेंट्रलाइज मैनेजमेंट भी मिल जाएगी, आपकी ट्रबल शूटिंग भी आसान होगी कि एक सेंट्रलाइज लोकेशन है उसी को आपने लुक आफ्टर करना है। लोअर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और टीसीओ, लोअर टीसीओ। देखिए टीसीओ क्या होता है कि आपको एनुअली एक चीज को इंप्लीमेंट करने में, ट्रबल शूट करने में, मेंटेन करने में, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करने में कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, ठीक है। तो अगर आप डेस्कटॉप प्रिंटिंग पे आते हैं, आप हर यूजर को प्रिंटर प्रोवाइड करते हैं तो आपकी सपोर्ट की कॉल्स भी बढ़ जाएंगी, आपके लिए मैनेजमेंट भी मुश्किल हो जाएगी। ऑन द अदर एंड अगर आप एक सेंट्रलाइज प्रिंटर रखते हैं तो ये सारे काम बहुत आसान हो जाएंगे। लिस्टिंग इन एक्टिव डायरेक्टरी, जब आप प्रिंटर को शेयर करते हैं तो वो एक्टिव डायरेक्टरी में विजिबल हो जाता है, ठीक है। मैं आपको भी करके भी दिखाता हूं। अच्छा जी, व्हाट इज एनहांस्ड पॉइंट एंड प्रिंट? एनहांस्ड पॉइंट एंड प्रिंट यूजेस द वर्जन 4 ड्राइवर मॉडल टू प्रोवाइड ए सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर फॉर नेटवर्क प्रिंटर्स, ठीक है। अभी मैं आपको इसका प्रॉपर्टी पेज दिखाता हूं कि इसकी वजह से फायदा क्या हुआ है आपको। Enhanced point and print provide the following benefits. Print server do not need to store client print drivers. आप में से वो लोग जो प्रिंटर एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे उन्हें पता होगा कि पहले हमें ये करना पड़ता था कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में मल्टीपल वो हैं, क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहे हैं, विंडोज 7 भी है, विंडोज एक्सपी भी है, विंडोज विस्टा भी है, तो आपको सबके ड्राइवर्स रखने पड़ते थे सर्वर साइड पे। लेकिन अब आपको बिकॉज ऑफ एनहांस्ड पॉइंट एंड प्रिंट आपको सबके ड्राइवर नहीं यूज करने, क्योंकि ये वर्जन 4 ड्राइवर मॉडल को यूज करता है, तो इसलिए वो प्रॉपर्टी पेज ही अब आपके पास मॉडिफाइड है, ग्रेड है। मैं आपको भी दिखाता हूं।
ड्राइवर फाइल्स आर आइसोलेटेड प्रिवेंटिंग फाइल नेमिंग कन्फ्लिक्ट्स। आइसोलेटेड ड्राइवर फाइल्स नजर नहीं आएंगी यूजर को। अ सिंगल ड्राइवर कैन सपोर्ट मल्टीपल डिवाइसेस, ठीक है, यानी एक ही ड्राइवर है जो आना है आपके सिस्टम पे और उसी की बेस पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस हैं वो एक्सेस कर लेंगी प्रिंटर को। ड्राइवर पैकेजेस आर स्मॉलर एंड इंस्टॉल फास्टर विद इनहांस पॉइंट एंड प्रिंट। आपका जो ड्राइवर फाइल है उनका साइज भी छोटा है। द प्रिंट ड्राइवर एंड द प्रिंटर यूजर इंटरफेस कैन बी डिप्लॉयड इंडिपेंडेंटली, ठीक है, दोनों को इंडिपेंडेंटली भी डिप्लॉय किया जा सकता है। सिक्योरिटी ऑप्शंस फॉर नेटवर्क प्रिंटिंग, अब मेरा ख्याल है आप पहले इंप्लीमेंट करें फिर हम इसे देखते हैं। मैं सर्वर पे आता हूं और एक प्रिंटर ऐड करवा देता हूं, ठीक है। हम जनाब सिंपली कंट्रोल पैनल में आ जाएं, और यहां पे आपके पास होगा डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, ठीक है। यहां जनाब मैं कहता हूं ऐड अ प्रिंटर, ठीक है। ओके, कैंसिल करें। मैं अभी तो डिवाइस ऐड करूंगा ना, उस पर फिर प्रिंटर शेयर्ड होगा तो देन आप प्रिंटर ऐड करेंगे। अब ये डिवाइस को स्कैन कर रहा है, जाहिर है इसे नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, है ही नहीं तो मिलेगी कैसे। तो मैं इसे मैन्युअली खुद से बता दूंगा कि ये वाली प्रिंट डिवाइस अटैच है, ठीक है, ताकि ये ऐड कर दे और हम प्रॉपर्टी पेजेस देख सके। हमारा तो मकसद प्रॉपर्टी पेजेस देखना है ना। साथ ही साथ मैं एक्टिव डायरेक्टरी भी ओपन कर लेता हूं ताकि मैं एक्टिव डायरेक्टरी में भी आपको दिखाऊं कि जब आप प्रिंटर ऐड करते हैं तो आप एडीएस में उसे विजिबल करवा सकते हैं। दैट्स नॉट गुड। डिवाइस हमने अटैच कर दी है, हम इसे कहते हैं कि लोकल प्रिंटर, ठीक है। अब हम खुद से दे देंगे ना, ये देखें LPT1 आ गई, ओके ठीक हो गया। अब ये पूछ लेगा डिवाइस, वो हम बता देंगे कि ये डिवाइस है, खुद बता देंगे। ये जी मैं कहता हूं जी ये डिवाइस है, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि हमें तो प्रॉपर्टी पेजेस देखना है। वी आर नॉट कंसर्न विद एक्चुअल प्रिंटिंग, हमने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट नहीं करना। ये जनाब शेयर कर दिया, ये इसका शेयर नेम है। नेक्स्ट कर दें। प्रिंट टेस्ट पेज, जी प्रिंट टेस्ट पेज करना ही नहीं है क्योंकि प्रिंटर है नहीं एक्चुअली। ये जनाब ब्राउजर कलर लैग आपके पास प्रिंटर आ गया। अब आप इसकी प्रिंटर प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है। ये आपके पास प्रिंटर प्रॉपर्टीज हैं जो वहां पे डिस्कस कर रहा है। सिक्योरिटी वो ये है, ये परमिशंस हैं, प्रिंट, मैनेज द प्रिंटर, मैनेज डॉक्यूमेंट्स, स्पेशल परमिशंस। ये 3 परमिशंस हैं जो डिस्कस कर रहा है। प्रिंट की परमिशन हो तो आप प्रिंट कर सकते हैं। मैनेज द प्रिंटर की परमिशन हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स भी मैनेज कर सकते हैं, दूसरों के भी प्रिंटर की प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं। अगर प्रिंट की परमिशन है तो आप प्रिंट भी कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, दूसरों के नहीं। और अगर आपके पास मैनेज डॉक्यूमेंट्स की परमिशन है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं और दूसरों के डॉक्यूमेंट्स को भी मैनेज कर सकते हैं। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट से क्या मतलब है। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि मैंने कोई चीज प्रिंट करने के लिए भेजी, ठीक है, यहां मैंने कुछ लिखा और ये मैंने प्रिंट करने के लिए भेज दिया, ठीक है जी। मैंने कहा ये इस पे इसी प्रिंटर पे प्रिंट कर दो, ये चला गया प्रिंट पे, ठीक है। अब मैनेज डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि ये तो इसके क्यू में पड़ा रहेगा, आप इसे खोलें, ये क्यू में निकल गया जी। यहां क्यू में डॉक्यूमेंट लग जाता है तो आप उसको राइट क्लिक करके कैंसिल कर सकें, पॉज कर सकें, ठीक है, रिज्यूम कर सकें, रीस्टार्ट कर सकें। ये सारा जो है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में आता है। तो यहां पे अब जो क्यू में डॉक्यूमेंट्स आ रहे होंगे वो आपके भी होंगे, दूसरों के भी होंगे। अगर आपकी परमिशंस है मैनेज डॉक्यूमेंट्स तो आप सबके डॉक्यूमेंट्स मैनेज कर सकते हैं, और अगर आपकी जो परमिशन है वो प्रिंट की है तो सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा जी, रही एडीएस की बात, वो भी देख लें। प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाएं, शेयरिंग पे क्लिक करें, ये देखें लिस्ट एंड डायरेक्टरी भी अनचेक है, ठीक है। मैं एडीएस में जाता हूं। अच्छा, एडीएस में से देखने के लिए आपको बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आप एडवांस फीचर्स इनेबल करेंगे, बल्कि एडवांस फीचर्स ना इनेबल करें, आप सिर्फ क्या इनेबल करें, यूजर्स कंप्यूटर्स, यूजर्स कॉन्टैक्ट्स ग्रुप्स एंड कंप्यूटर्स एज कंटेनर्स। ये क्यों करना है, अभी मैंने क्लिक नहीं किया।
अगर अभी आप कंप्यूटर डीसीएस पे जाएं, ये आपका डीसीएस पे आपने प्रिंटर ऐड किया, अगर मैं इसे डबल क्लिक करता हूं तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, क्योंकि अभी ये कंटेनर नहीं बना। मैं देखना चाहता हूं इसके अंदर क्या है, तो उसके लिए इसे कंटेनर बनाना पड़ेगा। कंटेनर बनाने के लिए आप राइट क्लिक करके इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप जाएं जरा, डबल क्लिक करें, ये देखें। अब अगर प्रिंटर को लिस्ट एंड डायरेक्टरी किया होता तो यहां पे नजर आ जाता। मैं रिफ्रेश करता हूं, अभी भी नहीं आ रहा। मिनिमाइज करें इसे, लिस्ट एंड डायरेक्टरी सेलेक्ट करें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। अब आए इधर, ये आपके सामने, ठीक है। और ये इतना जबरदस्त फीचर है कि लाइक आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, एक रिमोट लोकेशन है आपके पास, डीसी, आप डीसी से बैठ के उसका क्यू देख लेंगे। यहां से डबल क्लिक करें, यहां से राइट क्लिक करें और ओपन करें, ये देखें, ये क्यू आपको यहां से नजर आ जाएगा, जबकि प्रिंटर रिमोट लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो लिस्ट एंड डायरेक्टरी का फायदा ये होता है। मिनिमाइज कर दें, ओके जी, ये परमिशंस डिस्कस हो गई। क्रिएट अ शेयर्ड प्रिंटर बन गया। क्रिएट अ सेकंड शेयर्ड प्रिंटर यूजिंग द सेम पोर्ट। क्वेश्चन पूछने पूछे प्लीज। सर ये अब जो हमने इसको प्रिंटर को ऐड कर दिया एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर, क्या यही प्रिंट सर्वर कहलाएगा? देखिए, प्रिंट सर्वर की टर्म जो है ना, दो जगह पे यूज होती है, ठीक है। ये बड़ा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती है। पहली बात तो ये कि अभी मैं इसे भी प्रिंट सर्वर कह सकता हूं, उसकी वजह यह कि यही प्रिंटर को मैनेज कर रहा है। लेकिन प्रिंट सर्वर एक हार्डवेयर डिवाइस भी होती है। अगर आप कभी नेटवर्क प्रिंटर पे काम करें ना, जो आपके प्लॉटर होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनको जब आप नेटवर्क पे लगाते हैं तो एक तो होता है ना नेटवर्क प्रिंटर, जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिंटर है ओवर द नेटवर्क शेयर हुआ। एक होता है नेटवर्क इंटरफेस प्रिंटर। नेटवर्क इंटरफेस प्रिंटर वो होता है जो जिसका अपना एनआईसी होता है, डायरेक्टली केबल उसमें आके प्लग इन होती है। तो नेटवर्क इंटरफेस प्रिंटर के केस में एक हार्डवेयर डिवाइस भी होती है जिसे हम प्रिंट सर्वर कहते हैं। तो आपने इसे और उसे मिक्स नहीं करना, आपको दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि प्रिंट सर्वर हार्डवेयर बेस्ड जो होता है वो नेटवर्क इंटरफेस प्रिंटर में यूज होता है। और अगर हम विंडोज बेस्ड नेटवर्क प्रिंट सर्वर की बात करें तो उसमें वो डिवाइस, वो कंप्यूटर जिसके साथ आपने प्रिंट डिवाइस अटैच की हुई है, क्योंकि जाहिर है अगर प्रिंट डिवाइस डायरेक्टली उसमें नेटवर्क आप नहीं लगा रहे, फिर तो पैरेलल पोर्ट होगी, एलपीडी पोर्ट जिसके थ्रू आपने डिवाइस के साथ अटैच किया होगा। तो वो जो रिक्वेस्ट है जो क्लाइंट साइड से आ रही है वो पहले प्रिंट सर्वर पे आएगी और वहां से वो स्पूल होके प्रिंट डिवाइस पे जाएगी। तो ऑफ कोर्स इस कंप्यूटर को हम प्रिंट सर्वर कहेंगे। जी जीशान, क्लियर हुई बात? जी सर। सर वो हार्डवेयर प्रिंट सर्वर तो एक हो गया, क्लियर हो गया, लेकिन जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का प्रिंट सर्वर है, जिस सर्वर से बैठ के हम लोग अपने मल्टीपल नेटवर्क प्रिंटर्स को मैनेज कर रहे होंगे, एग्जैक्टली वही प्रिंट जो है वो प्रिंट सर्वर कहलाएगा। वही प्रिंट सर्वर होगा, बिल्कुल 100%। आपके पास ना एक मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप यहां पे इंस्टॉल करते हैं एक फीचर, ठीक है, मैंने किया हुआ है, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूं। ये रोल है, फीचर नहीं है, सॉरी। ये रोल इंस्टॉल करते हैं, प्रिंट एंड डॉक्यूमेंट सर्विसेज। ये इंस्टॉल जब आप कर लेते हैं तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में प्रिंटर मैनेजमेंट की ऑप्शन मिलती है, देखें प्रिंट मैनेजमेंट। अब यहां से बैठ के मैं अपने एनवायरनमेंट के तमाम प्रिंट सर्वर्स को मैनेज कर सकता हूं, ठीक है। तो दिस इज माय प्रिंट सर्वर बेसिकली, इसलिए तो ये मैनेजमेंट इंटरफेस मुझे मिल रहा है। डिप्लॉयड प्रिंटर्स देख लें, पोर्ट्स, ठीक है। बात समझ में आती है जीशान? जी जीशान। सर्वर हमने भी, जो प्रिंटर हमने अभी ऐड किया था वो इसमें भी आ रहा है? बिल्कुल आएगा, मैं दिखाता हूं। जो प्रिंटर हमने अभी ऐड किया था वो इसमें आ रहा है? हाँ हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये विंडीसी हो गया, ये प्रिंटर ये आपके सामने आ रहा है, ये रहा, ठीक है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। अच्छा जी, प्रीवियस स्लाइड पे आए। यस, यहां पे इसने कहा कि एक और शेयर्ड प्रिंटर ऐड करो सेम पोर्ट पे और इंक्रीज प्रिंटिंग प्रायोरिटी फॉर अ हाइप। अच्छा, ये क्या कह रहा है मैं आपको बताता हूं। वो कह रहा है कि कंट्रोल पैनल में जाएं। एक तो कंट्रोल पैनल बड़ा इन्होंने छुपा के बना दिया है। डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, मैं यहां पे एक और प्रिंटर ऐड करता हूं और नेक्स्ट करके मैं, ओहो सॉरी प्रिंटर ऐड करता हूं।
ठीक है, और किस तरह से इससे बात मनवाई जाए अपनी। अगर मैं डिवाइस करता हूँ, मेरी डिवाइस पे तो सर्च करने चला जाएगा। ठीक है, यहां से मैंने कहा ऐड अ लोकल प्रिंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट करता हूं मैं, उसी पोर्ट पे मैं एक और प्रिंटर ऐड कर देता हूं। मकसद मेरा क्या है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, कॉपी बना दे। ये हमारे पास एक और प्रिंटर आ गया। ठीक है, अब होगा ये कि आप एक प्रिंटर पे तो दे देंगे प्रॉपर्टीज में जाके, ये देखें दो आ रहे हैं ना। ठीक है, एक पे मैं ये फर्स्ट वन पे जाता हूं और इस पे मैं एडवांस में जाता हूं, प्रायोरिटी मैंने दे दी है 1। ठीक है, और इस प्रायोरिटी 1 के साथ सिक्योरिटी में जाके मैं इस पे एवरीवन को परमिशन दी हुई है जी, एवरीवन सारे इस पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद राइट क्लिक करता हूं, प्रिंटर प्रॉपर्टीज और सेकंड में जाता हूं, इसकी मैं प्रायोरिटी कर देता हूं 99। ठीक है, ज्यादा होगी प्रायोरिटी, और सिक्योरिटी में जाके एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा सबको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए अवेलेबल। अब होगा क्या, फायदा क्या होगा, इसकी प्रायोरिटी है 99। तो अगर दोनों जो आपने दो प्रिंटर ऐड करवाए ना, ये दोनों यहां पे लिस्टेड है, इनमें से कोई भी रिक्वेस्ट लेके आता है इन दोनों में से, तो अगर अकेला आ रहा है फिर तो उसकी प्रिंट जॉब जो है वो प्रोसेस हो जाएगी। अगर दोनों इकट्ठा ले आते हैं तो अब वो देखेगा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो उसकी रिक्वेस्ट को पहले ऑनर कर देगा। ठीक है, तो जहां टाई पड़ जाती है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर का डॉक्यूमेंट पहले प्रिंट हो जाएगा। सर क्वेश्चन है, इस सूरत में हार्डवेयर एक है या कि दो हार्डवेयर है? एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर एक है, प्रिंटर दो हैं। इसीलिए तो आप मुझे एक चीज बताएं, अगर हार्डवेयर दो है तो फिर प्रायोरिटी की क्या जरूरत है? फिर तो प्रायोरिटी चाहिए ही नहीं। एक डिवाइस को एक यूजर्स, ग्रुप ऑफ यूजर्स के लिए डेडिकेट कर दें, दूसरी को दूसरे के लिए। याद रखिएगा, प्रायोरिटी मींस वन प्रिंट डिवाइस विद मल्टीपल प्रिंटर्स, और इसका उलट होता है पूलिंग। पूलिंग मींस वन प्रिंटर विद मल्टीपल प्रिंट डिवाइसेस। ठीक है, हमने यहां देखिए प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज में एक डिवाइस होती है, यूज करने वाले ज्यादा होते हैं तो आप मल्टीपल देखें। प्रिंटर जो है ना वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, प्रिंटर मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, प्रिंटर हार्डवेयर नहीं है, हार्डवेयर तो आपकी प्रिंट डिवाइस है। तो उस प्रिंट डिवाइस को प्रॉपर यूज करने के लिए कि अगर मल्टीपल लोग प्रिंट भेज देते हैं तो जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, आपके पास एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी प्रिंटिंग डिले नहीं हो सकती, तो आप कहते हैं ओके उनकी अगर प्रिंट जॉब आ जाती है तो उसे पहले प्रोसेस कर दो, उनका डॉक्यूमेंट पहले प्रिंट कर दो। ठीक है, क्योंकि डिवाइस एक है और यूज करने वाले ज्यादा हैं। क्लियर हो गई बात खुर्रम? जी खुर्रम? जी सर क्लियर है। ठीक है, जीशान सर क्लियर है। सॉरी। अच्छा जी, व्हाट इज प्रिंटर पूलिंग? ये देख लें, प्रिंटर पूलिंग कंबाइंस मल्टीपल फिजिकल प्रिंटर्स इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में जीशान के क्वेश्चन पे मैंने एक बात बताई थी कि पूलिंग जो जो ये प्रायोरिटीज है, इसमें डिवाइस एक होती है और प्रिंटर मल्टीपल होते हैं, और इसका उलट मैंने क्या बताया था कि डिवाइस एक से ज्यादा है और प्रिंटर एक है, और ये होती है पूलिंग। ये देख लें, प्रिंटर पूलिंग कंबाइंस मल्टीपल फिजिकल प्रिंटर्स इनटू अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। यहां पे दो सवाल है। पहला सवाल ये कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और दूसरे इसकी कंडीशंस क्या हैं। पहले सवाल का जवाब ये है कि बहुत हैवी लोडेड प्रिंटिंग हो रही है, गजट प्रिंट हो रहा है, एग्जाम हुए हैं, उसका गजट प्रिंट होना है। ठीक है जी, थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज हैं, बुक पब्लिश हो रही है, उसकी 5000 कॉपीज बनानी है। इस तरह की जहां पे प्रिंटिंग होगी वहां पे प्रायोरिटीज जो हैं वहां पे पूलिंग का फायदा है। अच्छा, अब इसकी कंसिडरेशंस क्या हैं? पहली चीज, ये जो डिवाइसेस है ये क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पड़ी हुई हो, लाइक एक बिल्डिंग में एक रूम में पड़ी हो। उसकी वजह है कि जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होने जाता है ना, तो आप ट्रैक नहीं कर सकते कि वो कौन से प्रिंट डिवाइस से प्रिंट होकर निकलेगा। अब सोचें अगर 10 फ्लोर बिल्डिंग है, आपने पूलिंग की भी है, एक प्रिंटर ग्राउंड फ्लोर पे, एक फ्लोर 10 पे तो हो सकता है आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठ के प्रिंट भेजें और आपका डॉक्यूमेंट 10th फ्लोर पे प्रिंट होकर निकल रहा हो। इसलिए पूलिंग के लिए जरूरी है क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हो, पहली बात। नंबर 2, तमाम डिवाइसेस, यानी पूलिंग होगी ही उस वक्त, पूलिंग के लिए जरूरी है
कि ऑल डिवाइसेस मस्ट शेयर सेम प्रिंटर। देखें प्रिंटर एक है, तो अगर प्रिंटर एक है तो फिर सारी डिवाइसेस सेम होनी चाहिए, सेम वेंडर, सेम मॉडल, मॉडल नंबर भी सेम हो, वेंडर भी सेम हो। ठीक है, ये नहीं कि आप एचपी के प्रिंटर का एप्सन के साथ जो है पूलिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। एचपी हो और एचपी भी, ये नहीं हो सकता लेजर जेट की डेस्क जेट के साथ आप पूलिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हो, सारे लेजर जेट हो जो एक प्रिंटर को यूज करते हुए डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर सके। अच्छा जी, ये प्रिंटर पूलिंग प्रिंटर पूल इंक्रीजेस अवेलेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, requires that all printers use the same print driver। ठीक है, ड्राइवर सेम हो। requires that all printers are in the same location। ये बातें मैंने आपको बता दी। इसने कॉन्फ़िगरेशन नहीं बताई, वो मैं आपको चलें दिखा देता हूं कि पूलिंग में क्या होगा। क्या देखें, जब आप पूलिंग कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, अच्छा अब मेरा आउटलुक कनेक्ट हुआ है, जो इनवाइट थे वो आप लोगों को सेंड हो गए, लेकिन इट्स टू लेट। देखिए मैं प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में जाता हूं, आप एक चीज देखें, आप सोचें अगर हम पूलिंग कर रहे हैं तो एक डिवाइस है, सॉरी मल्टीपल डिवाइसेस हैं। अब पहला सवाल यह था मल्टीपल डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच कैसे होंगी, तो उसके लिए स्पेशल आपके पास रिबन्स होते हैं, आप मल्टीपल जो पैरेलल पोर्ट्स हैं उनको एक ही कनेक्टर के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसका जवाब तो ये हो गया, लेकिन फिर अब यहां पे पोर्ट्स भी मल्टीपल सेलेक्ट होनी चाहिए। अब आप देखें कि क्या मैं मल्टीपल पोर्ट सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं अभी मल्टीपल पोर्ट सेलेक्ट करूं तो देखें वो क्या कहता है, ये देखें नहीं सेलेक्ट करने दे रहा, एक वक्त में एक पोर्ट। ठीक है, तो अब क्या करें, पूलिंग ऑन करें। ये देखें क्या लिखा हुआ है, इनेबल प्रिंटर पूलिंग। जब मैं इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर देता हूं, अब मैं मल्टीपल पोर्ट्स को सेलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मल्टीपल पोर्ट्स का सिलेक्शन है ही पूलिंग के साथ। ओके जी, ये बात भी हो गई। ये यूनिट आपका ऑलमोस्ट एंड हो गया है, 2 स्लाइड्स और हैं, देख लें वो। ओके जी, व्हाट इज, सर एक चीज पूछनी जी है प्लीज पूछें। सर, पूलिंग के एलिमेंट। सर जैसे 3 डिवाइसेस हैं, ठीक है, 3 डिवाइसेस हैं, सपोज के मैंने 5000 पेज प्रिंट करने के लिए भेजा है। पूलिंग का हमारा मकसद तो बेसिकली लोड बैलेंसिंग है ना। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं आप, मैं समझ गया हूं क्वेश्चन आपका। तो आप कह रहे हैं कि क्या वो प्रिंट जॉब स्प्रेड होगी, आंसर इज नो, वो स्प्रेड नहीं होगी, मल्टीपल जॉब्स भेजनी पड़ेंगी। मल्टीपल जॉब्स भेजना पड़ेगी। तो और ये है बड़ी, असल में ना, असल में स्पूल होता है डॉक्यूमेंट ना, पूरा प्रिंट जॉब पूरी स्पूल होके जाती है। तो मुझे याद है जब मैं एमसीएसई कर रहा था बैक इन 1999, तो मुझे किसी ने बताया कि वो प्रिंट जॉब बड़ी आती है, वो स्प्रेड हो जाती है, तो मुझे बड़ा अच्छा फीचर लगा। लेकिन फिर हमने जब डिटेल के साथ इसे देखा तो ऐसा नहीं है, और जब आप प्रिंटर का अंडरलिंग आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आता है कि ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि पूरी जो प्रिंट जॉब है वो प्रोसेस होके जाती है, स्पूलिंग जो है ना डॉक्यूमेंट की फुल होती है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो फिर उसको पीसेस में भेजें, अदरवाइज ये नहीं होगा कि आपकी लाइक आपने 50 पेजेस भेजे हैं तो 13 पेज एक पे चले गए, 13 दूसरे पे, 13 तीसरे पे। इट्स नॉट लाइक दैट सर। इस मीन कि अगर 3 प्रिंटर है हमारे पास, 3000 पेजेस प्रिंट करने, एक फाइल है उसके अंदर 3000 पेजेस हैं, तो हमें चाहिए कि 1000 के 3 एग्जैक्टली आपको ऐसे ही करना चाहिए। और या फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट को या वेंडर को इसका सोल्यूशन देना चाहिए कि वो जॉब को स्प्लिट करे, किस तरह करे, लेकिन होता ऐसे नहीं है। यानी अभी तक जो है वो यही है कि आपका जो डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है वो स्प्रेड नहीं होता, बल्कि वो प्रोसेस होकर एक ही पे प्रिंट होता है। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, व्हाट इज ब्रांच ऑफिस डायरेक्ट प्रिंटिंग, ये नई बात है। ब्रांच ऑफिस डायरेक्ट प्रिंटिंग क्या है, पढ़ लें, फिर मैं आपको बताता हूं ये किस तरह ट्यून करते हैं। ब्रांच ऑफिस डायरेक्ट प्रिंटिंग enables client computers to print directly to network printers that are shared on a print server। ठीक है, बेसिकली बात हो रही है नेटवर्क प्रिंटर की, कि आपका डॉक्यूमेंट बजाय इसके कि प्रिंट सर्वर में जाए, आप यहां देखें ना, ये क्लाइंट था, ये ब्रांच में था, ब्रांच ऑफिस में, ये प्रिंट सर्वर था, ये प्रिंट डिवाइस थी। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट यहां से जाती मेन ऑफिस में, फिर वापस आती और फिर इधर जाती। ठीक है, बल्कि थोड़ी सी इसमें गलती है कि ये रिक्वेस्ट यूं गई है, फिर वापस कंप्यूटर पे आई है, फिर इधर गई, ये तो होता भी नहीं। ये प्रिंट सर्वर पे जाती और यहां से इस तरफ चली जाती। ठीक है, तो अब जाहिर है वैन की यूटिलाइजेशन भी इम्प्रॉपर और साथ में प्रिंटर की भी। तो आप कहते हैं इस तरह ना हो, डॉक्यूमेंट प्रिंट के लिए डायरेक्टली ही भेज दिया जाए। तो इसके लिए आपको, अगर आपका अंडरलिंग आर्किटेक्चर भी सपोर्ट करता है, तो आप ब्रांच ऑफिस डायरेक्ट प्रिंटिंग ऑन कर सकते हैं। देख लें किस तरह ऑन करते हैं। आप प्रिंट मैनेजमेंट में जाएं, और हमने खोला हुआ था आई थिंक, यस,
इस पे राइट क्लिक करें, ये है जनाब इनेबल ब्रांच ऑफिस डायरेक्ट प्रिंटिंग, ये इनेबल कर दें, इनेबल हो गई है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लंबा चौड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। आपकी वैन की यूटिलाइजेशन भी प्रॉपर हो जाएगी और प्रिंट जॉब भी क्विकली पहुंच जाएगी प्रिंट सर्वर के पास। ओके जी, डिप्लॉयमेंट अब आप इसकी ग्रुप पॉलिसी के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रिंटर मैनेजमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, मैनुअल इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि कौन सा मेथड आपको सूट करता है। ठीक है, आपके प्रिंटर प्रेफरेंसेस में भी ऑप्शन होती है। ठीक है, gpmc.msc और इसमें जनाब अगर मैं ग्रुप पॉलिसी को एडिट करूं, डोमेन्स में जाएं, डोमेन एक्सपेंड करें, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट एक्सपेंड करें, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी इसे मैं एडिट करता हूं। इसमें प्रेफरेंसेस भी होंगे, उसमें प्रिंटिंग की ऑप्शन होती है। ठीक है, ये प्रेफरेंसेस, कंट्रोल पैनल और ये रहा प्रिंटर्स। ठीक है, इसके थ्रू भी आप प्रिंटर जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। न्यू लोकल प्रिंटर, ये प्रॉपर्टीज सारी बता दें। उसके बाद आपकी जो पॉलिसीज हैं उसमें भी प्रिंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये जनाब प्रिंटर, ये भी ऑप्शंस प्रिंटर मैनेजमेंट और प्रिंटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होती हैं। ग्रुप पॉलिसी आपने पढ़नी है, बहुत सारे यूनिट्स है ग्रुप पॉलिसी की, उसमें ये और कवर हो जाएगी। ठीक है, और थर्ड आपके पास जो लोकल प्रिंटर वाली ऑप्शन है वो तो है ही, वो हमने यूज करके भी देखी। लें जी, ये यूनिट आपका फिनिश हो गया और अब आप इसके लैब सिनेरियो जरूर देखिएगा ताकि हम ये डिस्कशन कर सकें। और इंशाल्लाह इस वीक में हमने एक दिन जरा टाइम ज्यादा हमें लगा है डीएससीपी वाले, इसलिए जो हमने एक प्लान किया हुआ था उसके मुताबिक एक्स्ट्रा यूनिट हम नहीं कर सके, लेकिन